सेकंड चालू भी हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर इतना सा है. सो देर इज not a lot of things which are there. Okay, 100%. Provided if you don't have any doubts and you don't want any other revision, because I am sure तुम लोगों को तुम्हारा टाइम टेबल मिला रहेगा जहां पर टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो रहा है. सो ये जो नेक्स्ट वीक चला जाएगा उसके बाद टाइम ही नहीं मिल पाएगा टू कीप अनदर रिविजन लेक्चर. सो मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है. आई थिंक लास्ट क्लास में अपना थोड़ा डिस्कशन भी हुआ था कि आप लोग को रिवाइज करके आना था चैप्टर नंबर 1. ऐसा लास्ट लेक्चर में अपना बात हुआ था, जब मेरा एक ही लेक्चर हुआ था इधर उस पर. बेटा अच्छा, इररिस्पेक्टिव अगर बात करूं या ना करूं, तू तो ऐसा बोलती है जैसे कि सब फॉलो करती है, पर अगर मैं नहीं भी बोल रहा हूं तो भी आपको अपने एग्जाम के लिए तो प्रिपरेशन शुरू कर ही देना चाहिए था बाय नाउ, विच मीन्स चैप्टर नंबर 1 शुड हैव बीन डन फ्रॉम योर एंड. जो 8 तारीख से एग्जाम है, आज 6 तारीख पर तुम बैठे हो और अगर तुमने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है, देन यू आर ऑलरेडी इन अ फिक्स बॉस. सो वेदर इट इज टोल्ड और नॉट टोल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर एब्सेंट. Secondly, I had told that you were supposed to revise chapter number 1. Third, you had a recorded lecture backup to go through. So, उस लेक्चर में भी if I'm not wrong हम लोग ने थोड़ा रिवीजन ही किया था about चैप्टर नंबर 9. हम लोग ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, हम लोग ने थोड़ा और 2-3 जो डाउट्स वगैरह थे वो सॉल्व किया, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ा था और पॉवर्टी पढ़ा था. सो आई हैड रिक्वेस्टेड यू के सीए फाउंडेशन के रिलेटेड जो चैप्टर्स है वो भी थोड़ा सा रिवाइज करके आओ, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 1 and 2. नहीं करके आए कोई बात नहीं है, बट जिसने भी जो भी डाउट रहेगा, किसी का कोई लेक्चर मिस हुआ रहेगा तो वो वाला चैप्टर में तो वैसे ही तुमको प्रॉब्लम रहेगा. So as soon as I am done with this, as I told you, तुम लोग वो चैप्टर का साइज देखो, आंसर्स गिन के 4 है. मतलब इट इज नॉट इवन अ चैप्टर. कितना क्वेश्चन है टोटल? उसमें 7 है. मैं उसका एक लॉजिक देता है. उसके अंदर वो जो टेबल दिया गया है वो टेबल डू यू नो में आता है, ना कि एक आंसर के फॉर्म. अरे चलो. So I don't think so I will require more than 1.5 to 2 hours. अगर उसके बाद तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोग घर पे भी जा सकता है. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज फ्रॉम माई एंड सिलेबस विल बी ओवर. बट अगर किसी को चाहिए रहेगा कि सर थोड़ा डाउट सॉल्विंग करके दो, रिविजन करके दो, तो वी कैन डू दैट. स्पेशली पोद्दार वालों, तुमको वापस कुछ नया आया क्या? इधर नहीं रे, हम लोग उधर भी एक बार मिले थे ना. हाँ, इधर तो मेरा लेक्चर ही पहला है. तो अगर रहेगा ना तो मेरे को बता देना, अपन पोद्दार वालों के लिए एक अलग से लेक्चर रख लेंगे. फीचर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है. पर वो तो एकदम ही सिंपल है. एक रटने का तो पूरा इको ही है. बट अगर आपने डिस्टिंग्विश बिटवीन भी कर लिया ना प्लानिंग कमीशन का और नीति आयोग का, तो भी योर मेजर ऑफ द प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व. चलो, थैंक गॉड फाइनली देयर इज समथिंग लेस टू स्टडी. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये सब जाने दो, एक और पिकनिक जाते हैं. हाँ, ये देखिए शुरू हो गया. चलो, और इस बार ओवरनाइट जाते हैं. वो स्पॉन्सर करेगा, ये चलो चलो करो कंकुड़ा. जाने दे, स्पॉन्सर मत कर. तो मैं क्या बोलता है, चलो एक शुरुआती इससे करते, एक और पिकनिक जाने का है क्या? ओवरनाइट जाने का है. अभी तुम लोग मेरे को बताओ, अगर अपने को पिकनिक पर जाने का है, ओवरनाइट करने का है, कितने दिन के लिए जाने का है? ये 10 बोलता है. ये हमेशा ऐसे ही आता है. बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना. मैं 10 दिन तेरा बाप स्पॉन्सर करेगा कि मेरी माँ? अबे बाकी लोगों का क्या? अच्छा चलो, ये बोलता है 10 दिन. डू यू थिंक इट इज फीजिबल? यस, मेजॉरिटी विंस. सो लॉजिकली बात करेगा तो 10 दिन तो थोड़ा टफ है. थोड़ा रीजनेबल टाइम बताओ. 1 वीक बोलता है. बेटा पिकनिक है, फैमिली के साथ नहीं जा रहा है. दोस्तों, तेरी गर्लफ्रेंड है? हाँ, तो साले 1 वीक इसके साथ करेगा क्या? तो कहना इसे 1 दिन के लिए जा सकते हैं या तो 2. चलो, 1 और 2 में से कोई तो एक सिलेक्ट करो. 1 और 2 में से बोलते 3. चलो 2 दिन के लिए जाने का. व्हाट आर द ऑप्शंस? कहां पर जा सकते हैं? 2 दिन के लिए गोवा.
2 दिन। ओके चलो, गोवा इज वन ऑप्शन। ऑप्शन में तो रखते हैं, मेरे को वो फीजेबल नहीं लग रहा है, पर ठीक है। अच्छा, गोवा के अलावा कहीं और? मनाली। अरे ट्रेन में जाकर मुंह दिखाई करके वापस थोड़ी आने का है। ए रॉन्ग ऑप्शन। ये अच्छा लग रहा है, माथेरान सही लग रहा है। ये आज के आलसी जनरेशन को चलने का नहीं है, क्योंकि माथेरान में चलने का बहुत है ना। जान दे, माथेरान के लिए रिजेक्शन आया है। चलो ठीक है, माथेरान हो गया। कैन इट बी लोनावाला? लोनावाला हो सकता है, करजत हो सकता है। एक करजत, बेटा करजत में भी रिसोर्ट है, अच्छे अच्छे रिसोर्ट। हाँ बोल बोल। अलीबाग भी हो सकता है। ए चलो, तो अपने पास 4-5 ऑप्शन आया है। दुबई क्या? अल हबीबी चल कभी भी। क्या बोल रहे हैं? 2 दिन में दुबई करेगा क्या? वो उधर से देख, उधर से अलग अलग आंसर आ रहे हैं मेरे को। हाँ था, आजा बेटा, मैं तुझे ले। बेटा 2 दिन के लिए जाना है। हाँ बराबर है बेटा, वहां पर भी जाते हैं बेटा, थोड़ा चड्डी में रहे। हाँ, सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, देख भाई गोवा आने जाने में, अच्छा गोवा जाना है रिस्पेक्टेड, पर अगर 2 दिन का ही प्लान है तो गोवा में जाने के लिए फ्लाइट लगेगा, और फ्लाइट के लिए औकात चाहिए। बेटा तेरा है बेटा, हर किसी को अफोर्डेबल नहीं, मेरा पॉइंट देख, जब भी अपन कुछ प्लान करते, तेरा अकेले का प्लान है कि ग्रुप प्लान है? अच्छा, ग्रुप प्लान में सिर्फ 2, 4, 5 लोग का सोचने का कि सबका सोचना पड़ेगा? और देख कभी भी कहीं जाते हैं तो देख, खाने में नमक स्वाद अनुसार, और घूमने के लिए औकात अनुसार। सो कैन आई से कि गोवा सीम्स अ डिस्टेंट ड्रीम। 4 ऑप्शन, अलीबाग है, माथेरान है, लोनावाला है, करजत था। अलीबाग ठीक है, चलो तो अलीबाग लोगों ने देखा नहीं है, ऊपर से तुम्हारे घर वाले भी तुमको बोलते रहेंगे अलीबाग से आया है क्या, तो उस बहाने अलीबाग घूम के ही आओ। सो फॉर एग्जाम्पल वी आर सेटलिंग डाउन टू अलीबाग। अच्छा, अभी ये सिर्फ इतना बोलकर अपना पिकनिक हो जाएगा? तो और क्या क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा। क्या प्लान करना? ये प्लानिंग, ये चैप्टर के साथ जोड़ रहा है आदमी। प्लानिंग करना पड़ेगा, तेरा बात सही है, पर क्या प्लान करने का है? ट्रैवल प्लान करना है, स्टे प्लान करना है, खाना, ये देख। हाँ सही बात है, वैसे तो फूड भी प्लान करना है बेटा, डेट्स, साला ड्रिंक्स, पीछे घूमना, आयचा गावात तुझे हाँ सूखा है ये, इट्स अ ड्राई डे ऑन विच वी आर गोइंग, महाराष्ट्र डे पर जाएंगे। ए पागल, ड्रिंक्स बोलते हैं, नो ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। हाँ 30-69। चलो सो तो प्लानिंग करना पड़ेगा, डेट्स को लेकर, खाने को लेकर, स्टे को लेकर, ट्रैवल को लेकर, सबसे इंपॉर्टेंट बजट। ये बराबर ना? अच्छा, अभी अलीबाग जाने के लिए व्हाट आर द अवेलेबल ऑप्शंस? रो में जा सकते हैं, और फेरी में भी जा सकते हैं, वो कार लेकर भी जाते हैं, फिर वो क्या है, फेरी में, फिर वहां से जा सकते हैं। अच्छा, हेलीकॉप्टर, बेटा वजन નું શું કરશું? सॉरी, नो ऑफेंस, बट भाई वापस औकात के बाहर जा रहे हैं ना अपन। देख तेरा औकात है, मेरा नहीं है, तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता हेलीकॉप्टर। सो हेलीकॉप्टर एक ऑप्शन रहेगा भी, पर वो फीजेबल नहीं है, वो अपने बजट में बैठेगा नहीं। अच्छा, अगर पिकनिक पर जाना है तो व्हाट इज द बेस्ट मोड दैट वी कैन सिलेक्ट? रोडवे है, मतलब कि कैसे आप तुम सब लोगों के लिए पर्सनल कार अरेंज करवा कर दूं? हाँ बोल रहे हैं, तो उससे अच्छा तो साला हेलीकॉप्टर में ही जाते हैं ना। कैन आई से दैट अगेन अ पर्सनल कार विल बी वेरी एक्सपेंसिव। तो अच्छा, वहां यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है अलीबाग का? नहीं, तो जाएगा कैसा? बस। सो अगर तुम लोग ने देखा रहेगा, मोटा मोटा अपन ने क्या सोचा, कौन सा डेट होना चाहिए, कहां पर स्टे करना चाहिए। से फॉर एग्जांपल वहां पर रेडिसन ब्लू नाम का एक होटल है, महंगा है,
तो वापस औकात में आने का अपन रेडिसन ब्लू के बाजू वाला बंगला लेगा मतलब उधर बहुत सारे बंगलोज भी मिलते हैं, विलास वगैरह भी मिलते हैं। तो अपन कुछ 10 भी है, देख वैसे भी ओवरनाइट स्टे रहेगा तो बहुत सारे लोग तो आएंगे नहीं। मम्मी अच्छा है बेटा, तेरे ही वांदे होंगे, मतलब लड़कियों के ज्यादा वांदे हो सकते हैं। इनको वाटर पार्क नहीं आना था, वाटर पार्क आते तो कितना मजा आता था। दत्त तेरी मतलब मैंने तो खुद बोला था वाटर पार्क ही जाना चाहिए, पर जिंदगी झंडबा फिर भी। तो हम लोगों ने ओके, सो अब पॉइंट ये आता है कि कहने से अपने को सब कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। क्या कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि कौन से डे पर जाना है, कितने बजे निकलना है। बस ड्राइवर को फोन करके बोलना पड़ेगा कि भाई ये दिन पर ये टाइम पर इतने बजे आना। सो प्लानिंग के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है। अच्छा ये प्लानिंग तुम लोगों ने तो सजेशन दिया, प्लानिंग करेगा कौन? मतलब कोई तो एक अथॉरिटी करेगा, मैं नहीं करेगा, पर कर सकता है कोई ना कोई तो हाथ में लेगा ही ना। जैसे इमेजी का तुम लोगों का प्लान किया था वैसे ही इसका भी प्लानिंग, तो उसके लिए कोई एक अथॉरिटी होना चाहिए। अच्छा अथॉरिटी के पास बजट भी तो होना चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए, उस रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करने को आना चाहिए। अच्छा जब भी हम लोग प्लान करते हैं, अभी सपोज कर कि अपन ने यहाँ से जाने का सोचा इन बस और कोई रास्ता खराब निकला, तो क्या हुआ उधर ही रुकने का जब तक वो रास्ता ठीक नहीं होता है कि यू विल हैव टू टेक एन ऑल्टरनेटिव। ठीक है ये वाला रूट से नहीं तो वो वाले रूट से जाते हैं। मतलब प्लान में क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। आज फॉर एग्जांपल यहाँ से अलीबाग जाने के लिए कम से कम 4 घंटा लगेगा। अभी 4 घंटा ऐसा तेरे को बोलेगा कि नॉन स्टॉप जाएगा, तो साथ में तेरे को डाइपर भी देना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है ना, somebody might want to use a washroom, somebody might want to have something to eat। आप लोग जब भी कोई प्लान करते हो तो वो प्लान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अच्छा मैं ऐसे ही हवा में बात करेगा और तुमको डेट्स ही नहीं बताएगा तो चलेगा क्या? उस प्लानिंग का कोई फायदा है? मतलब कहने से देयर हैज टू बी अ टाइम लाइन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब तुम्हारा इमेजी का भी प्लानिंग हुआ तब तुम लोगों को क्या बोला गया था कि ऑन और बिफोर 10th तक रजिस्टर करवाओ। वो अलग बात है कि हमने 2-3 बाद में भी किया रहेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक डेडलाइन होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर टाइम बाउंड ही नहीं रहेगा तो उस चीज का मतलब ही नहीं है। अच्छा ये तो बहुत ऊंचा लेवल का एग्जाम्पल, मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल लेता है। क्या तुमको आज क्लास में आने के लिए भी प्लान करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? नहीं बोलते हैं, करना ही पड़ा रहेगा ना मुक्षित। कैसा नहीं किया रहेगा? मैं तेरे को बताता हूँ। कहने से आज क्लास आने के लिए कल रात को तूने शायद एक अलार्म रखा रहेगा, ऐसे ही उठ जाता है। तो मम्मी को बोला रहेगा, मम्मी रोज सुबह उठाती है, जब जूते से मारना भी चाहिए तेरे को। सो कहने से अच्छा इसका मेरे को मालूम नहीं, मैं मेरा बात करता है। कहने से मेरा तो रोज स्केड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक सा चल रहा है एज ऑफ नाउ। सो उसकी वजह से सबसे पहला कल रात को थोड़ा पार्टी करने के लिए गया था, बदमाश कंपनी चेंबूर। तो आते आते थोड़ा लेट हो गया था, अभी मैं सोया ही 1:30 बजे है। आज सुबह को 7:30 का लेक्चर है। देवम मेरी आंखें में देख, मेरी आंखें तेरे से ज्यादा फ्रेश है साले, 1:30 बजे सोने के बाद भी तू से लेट सोया है। से नो, हाँ थैंक्स। सो 1:30 बजे सोया तो मेरे को डाउट था कि साला मैं उठेगा कि नहीं उठेगा। तो सबसे पहले तो मेरे को ये प्लान करना पड़ा कि भाई मेरा अलार्म कितने बजे का लगाऊं। फिर सुबह को मेरा बीवी बच्चा दोनों घोड़े हाथी बेचकर सो रहे होंगे, तो अगर मैं कब्बड़ वगैरह खोलेगा तो आवाज से डिस्टर्ब हो जाएगा, बीवी मारेगी, वो अलग मैं सूझा हुआ आज क्लास में अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए मेरे को कपड़े निकाल के रखने पड़े कि कौन से कपड़े पहन कर आएगा। तीसरा मेरे को ये प्लान करना पड़ा कि मैं यहाँ तक ट्रैवल कैसा करेगा, क्योंकि मेरे पास एक्टिवा भी है, मैं रिक्शा में भी आ सकता है, पर मुझे यहाँ से जाना है घाटकों पर। तो अगर मैं सुबह को यहाँ तक एक्टिवा पर आएगा तो साला घाटकों पर तक भी मुझे एक्टिवा लेकर जाना पड़ेगा। इतना मेरे को इतना गर्मी में ट्रैवल करने का इच्छा नहीं है। तो बहुत सारी चीजों को प्लान करना पड़ा ना कि चल आज सुबह को मैं ना एक्टिवा नहीं लेकर आएगा। जनरली आई कम ऑन एन एक्टिवा इफ आई हैव टू गो बैक टू थाने, बट टुडे आई हैव टू गो बैक टू घाटकोपर बिकॉज देयर इज सम वर्क। सो व्हाट आई डिसाइडेड कि नहीं भाई मेरे को एक्टिवा नहीं लेकर आना है, मैं उसकी जगह पर रिक्शा में आएगा और आज रिक्शा में जाएगा। तो आज एक लाइफ का कोई भी छोटे से छोटा चीज कर लो या बड़े से बड़ा चीज कर लो, प्लानिंग के बिना कोई काम होता नहीं। अब कमिंग टू द चैप्टर विच इज बाय द नेम ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब तेरा प्लानिंग, मेरा प्लानिंग, सबका प्लानिंग, मतलब अपन सबका प्लानिंग कि देश का प्लानिंग।
सो आज अगर अपने कंट्री के प्लान के बारे में बात करूं तो क्या कंट्री के प्लानिंग के पीछे कुछ कारण है? अपन क्यों प्लानिंग करते हैं? व्हाई डू वी प्लान? ग्रोथ के लिए। मतलब कहना इसे, अगर हम पिकनिक प्लान कर रहे थे तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ प्लानिंग अ पिकनिक? मजा करने का है, मजा टाइम पास करने का। सो ऑब्जेक्टिव है ना। सो कहना इसे, जब भी कोई प्लान करते हैं, आज मैंने भी अगर मेरा आज का पूरा दिन प्लान किया है तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव था कि मेरे को लेक्चर में लेट नहीं पहुंचना है, टाइम पर आना। इसके लिए अलार्म रखा, इसके लिए कपड़े निकाल कर रखे, इसके लिए 5 मिनट जल्दी निकला, क्योंकि एक्टिवा रहेगा ना तो फट से आ जाएगा, पर रिक्शा के लिए 5 मिनट वेट करना पड़ता है। ऐसा 4-6 बार भीख मांगेगा तब जाकर एक रिक्शा वाला रुकेगा। सो मेरा वो प्लानिंग का पार्ट था। सो एवरी प्लानिंग विल हैव एन ऑब्जेक्टिव। ये क्या बोला? एवरी प्लानिंग विल हैव एन। सो अगर एक देश के बारे में प्लान कर रहे हैं तो क्या उसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स है? यस, वो बोलता है पहला ऑब्जेक्टिव है इज टू गेट इकोनॉमिक ग्रोथ। डिफाइन व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। लफड़ा, ये पहले चैप्टर में पढ़ा है, अभी तक याद नहीं हुआ है, डूब मरेगा साले। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या? जोर से। इंक्रीज इन नेशनल इनकम। बात तो तेरा सही है, पर इसमें 2 प्रॉब्लम है, क्योंकि नेशनल इनकम कौन सा वाला? रियल वाला। अच्छा, अभी मस्त रियल बोला, ये तो और फंसा साला। रियल का मतलब असली, तुझे आयचा गो। सो अभी एक वर्ड, अभी ये तुम लोग ने रट्टा मारा है ना, इसके लिए प्रॉब्लम है। टेल मी, यू आर यूजिंग अ वर्ड, ये भाई नया भी दिख रहा है, इसको पता नहीं रहेगा व्हाट इज रियल नेशनल इनकम, तो भाई तेरे लिए खास। चल बता मेरे को, एवरीबडी एल्स इन द क्लासरूम, व्हाट इज रियल नेशनल इनकम? ये वर्ड रियल ऐड करने से क्या हो गया? मतलब माजा रियल आम से बना ऐसा हो गया? इसका भी मीनिंग है। सो व्हेन आई यूज द वर्ड, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? इकोनॉमिक ग्रोथ। सो तुम लोग ने मेरे को बोला इकोनॉमिक ग्रोथ इज नथिंग एल्स बट राइज इन रियल नेशनल इनकम, पर मेरे को रियल नेशनल इनकम क्या यही नहीं समझा। एब्सोल्युटली करेक्ट, व्हेन इट इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। मतलब कहना इसे कि ये जो रियल नेशनल इनकम है इज द राइज और फॉल इन आउटपुट। क्या बोला? इट इज द राइज और फॉल इन। सो देश के अंदर इनकम बढ़ना चाहिए, हाँ या ना? किसके वजह से बढ़ना चाहिए? प्राइस के वजह से बढ़ना चाहिए कि आउटपुट की वजह से बढ़ना चाहिए? सो व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ इज द राइज इन आउटपुट। अगर आउटपुट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, अज्यूमिंग दैट पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, है ना? नहीं, अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा से बढ़ गया तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा नहीं। अभी इनकम बढ़ गया तो पैसा छाती पर लेकर जाएगा कि खर्चा करेगा? खर्चा करेगा तो वो पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ जाएगा। यही मेरा चैप्टर नंबर 1 का पहला जो मैंने तुमको नोट लिखवाया है ना, उसके अंदर रहेगा। तुम लोग को याद रहेगा तो मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखो ओपन करो, इट्स ओके। इकोनॉमिक ग्रोथ और मैंने लिखवाया है, नोटबुक में होना चाहिए बेटा, टेक्स्ट बुक में नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके कुछ दिखा? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर राइज इन आउटपुट करके दिखना चाहिए। जाने दे, नहीं भी है तो मैं आज वापस पढ़ा रहा है। देख बेटा, ये तो तेरे को पता होना ही चाहिए, सबसे कॉमनली यूज्ड टर्म है। सो व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इट इज द राइज इन आउटपुट। आउटपुट बढ़ेगा तो उसके वजह से नेशनल इनकम बढ़ेगा, तो उसके वजह से पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो उसके वजह से पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ेगा। आर वी क्लियर विद दैट? सो क्या देश का एक ही ऑब्जेक्टिव है देवम? इकोनॉमिक ग्रोथ, बस और कुछ नहीं चाहिए? चाहिए, बताओ क्या क्या चाहिए अपने को? ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे कि इसको जब ओवरनाइट स्टे पर जाने का था तो इसका ऑब्जेक्टिव 30, 60, 90 था, हाँ पार्टी था। तो वैसे ही कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ नो डाउट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। व्हाट आर द अदर ऑब्जेक्टिव्स? वेलफेयर चाहिए। ये वेलफेयर के लिए क्या करना पड़ेगा? वेलफेयर का मतलब क्वांटिटेटिव होता है कि क्वालिटेटिव होता है? सो हाउ डू यू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस लाइफ? बाय प्रोवाइडिंग देम फैसिलिटीज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। लिटरेसी रेट बढ़ाना पड़ेगा, कहना इससे साथ साथ आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ाना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स का अवेलेबिलिटी, डॉक्टर्स का अवेलेबिलिटी, एजुकेशन का अवेलेबिलिटी होना चाहिए। ये बोलता है जॉब्स देना चाहिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से क्या कम हो जाएगा?
पॉवर्टी कम हो जाएगा, अभी लोग काम पर जाएंगे तो और क्या कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बोलता है, पॉपुलेशन बहुत तेज हो रहा है बेटा, हाँ ना, अभी पॉपुलेशन कम होएगा, अभी तू काम पर जाएगा तो थक जाएगा तो घर पे आके आंख बंद करके सो जाएगा। तो कैन आई से व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट पॉपुलेशन राइजेस, बिकॉज करने के लिए कुछ नहीं है, घर बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो टिंग टिंग टिडिंग लेके किसी का नाम। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बेटा अनएम्प्लॉयमेंट कैन लीड टू राइज इन पॉपुलेशन, because if people are unemployed they feel they will have more kids will go to work, those kids will earn and feed them, which is the long ideology. So आज population, poverty, unemployment ये सब बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। So ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया। और क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक हो गया ग्रोथ, एक हो गया डेवलपमेंट, जो वेलफेयर का बात किया, सिर्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट, दैट्स इट। और देश में तुमको अपने कंट्री में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, हाँ मस्त बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर बोला, मेरे को कुछ और सुनाई दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर गलत है। हाँ हो सकता है प्लानिंग का, प्लानिंग के अंदर आ सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, मेट्रो लेकर आओ, बुलेट ट्रेन लेकर आओ, रोडवेज लेकर आओ, अग्रीड, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना हो सकता है। इन्फ्लेशन क्या बढ़ाओ, कंट्रोल में होना चाहिए। मतलब कहने से जो भी हम ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करते हैं, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है, इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा तो कैसा चलेगा, इन्फ्लेशन को रिड्यूस नहीं, प्राइस में स्टेबिलिटी होना चाहिए और इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, राइज इन प्राइसेस। सो अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होएगा, तो तुझे वो अफोर्डेबिलिटी के लिए प्राइसेस को क्या करना पड़ेगा, कम। सो रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन बट ब्रिंगिंग प्राइस स्टेबिलिटी, ये क्या बोला, रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन बट ब्रिंगिंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अच्छा, अगर अपन देश के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान कर रहे हैं तो क्या देश में अपने को प्रोडक्शन वगैरह, कंजम्पशन वगैरह करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आज कंट्री के अंदर डू यू थिंक इंडिया प्रोड्यूसेस, डू यू थिंक इंडिया मैन्युफैक्चर्स गुड्स एंड सर्विसेज? करते हैं ना, वरना देश चले। इनकम, अच्छा आउटपुट बोला ना, ये आउटपुट के बिना कोई कंट्री आगे बढ़ पाएगा क्या? तो सबसे पहला कुछ सवाल आता रहेगा, जब भी प्लानिंग करेगा तो 5 सवाल आते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, विथ हुम टू डू। अरे आज तक है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैं पूरा बोला प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड, सो टोटल कितने सवाल है? 5। चल सबसे पहला सवाल क्या था? व्हाट टू डू नहीं रे, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू डू बोलता है बेटा, आउटपुट है, आउटपुट मतलब प्रोड्यूस। सो सबसे पहला सवाल क्या आया? व्हाट टू प्रोड्यूस। चलो अगर आप एक इकोनॉमी हो, आप मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए, प्रोडक्शन में कौन से गुड्स होने चाहिए? गुड्स का 2 कैटेगरी होता है, कौन सा गुड्स? एक नंबर भाई, एकदम आज अलग। सो एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है, कैन यू गिव मी द डिफरेंस बिटवीन बोथ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स? क्या दोनों एक इकोनॉमी में चाहिए, पर क्या दोनों जितना क्वांटिटी में चाहिए उतना बना सकते हैं कि नहीं? एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंज्यूमर गुड एंड अ कैपिटल गुड? मस्त, कैपिटल गुड ऐसा होता है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है। तो क्या इस क्लासरूम में ये स्क्रीन, ये टैब, ये एसी हम कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ अ सर्विस? सो ये जो स्पीकर है, ये जो कैमरा है, ये जो क्या होता है, ये प्रिंटर है, ये जो बेंच है, डबा सॉरी यार, समझा ना तू मेरा भावना, प्रोजेक्टर है, ये कौन सा गुड है? कैपिटल गुड है, बिकॉज इट इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर गुड नाउ? मैं गुड है साले, बेस्ट बोलना फिर, तेरा ये सही नहीं लग रहा था ओरी, करण जौहर, जान दे। सो मेरे को एक बात बता, कंज्यूम में मैं पहली बात, मैं कोई गुड नहीं है, हाँ कमोडिटी बोलता है मेरे को। मैं बिकाऊ है क्या? मैं बिकाऊ नहीं है, मेरा काम बिकाऊ है।
हाँ, तो फर्क है ना। कंज्यूमर गुड मतलब वो गुड जो हम कंजम्पशन में यूज करते हैं। टी शर्ट इज अ कंज्यूमर गुड, तेरा घड़ी कंज्यूमर गुड, आपका चश्मा कंज्यूमर गुड, आपके पास जो मोबाइल फोन है वो कंज्यूमर गुड। ये बराबर क्या? आपके पास जो नोटबुक है वो आपका कंज्यूमर गुड। सो कंज्यूमर गुड्स आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन। पहला सवाल का आंसर दोनों को सबको क्लियर है क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड एंड प्रोड्यूस गुड? सेकेंड, डू वी रिक्वायर बोथ कैटेगरी ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी? Yes. Can we produce the quantities that we want? सबका मतलब जितना चाहिए उतना कंज्यूमर गुड्स हम इंडिया में ही बनाएगा, जितना चाहिए उतना कैपिटल गुड्स भी हम इंडिया में ही बनाएगा। मतलब जिसको जो चाहिए दुनिया में उसको सब मिलता, मतलब कहना है क्यों नहीं मिलता है? क्यों हम कंज्यूमर गुड कैपिटल गुड जितना चाहिए उतना इंडिया में ही नहीं प्रोड्यूस? मस्त, रिसोर्सेस कम है। तो अगर रिसोर्सेस कम है तो तेरे को क्या करना पड़ेगा? या तो ये या तो वो, सिलेक्ट चॉइस करना पड़ेगा ना। तो बताओ, इंडिया जैसा कंट्री का फोकस कौन से गुड्स पर है? मैडम मोबाइल मेरे पास भी है। हाँ तू बोल। इंडिया जैसे कंट्री का फोकस कौन से गुड्स पर ज्यादा है? कंज्यूमर गुड्स पर ज्यादा है कि कैपिटल गुड्स पर ज्यादा है? कैपिटल। बताओ कौन सा गुड्स, कैपिटल गुड्स इंडिया वाले बनाते हैं? डोंट यू थिंक इंडिया का कंज्यूमर गुड्स का, क्योंकि अपने खाने पीने के वांदे हैं ना। सो अ कंट्री लाइक इंडिया फोकस इज मोर ऑन कंज्यूमर गुड्स। आज क्या अपना कंट्री ही टेक्नोलॉजी पर या मशीनरी पर या इंडस्ट्रीज पर ज्यादा डिपेंडेंट है क्या एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट? हमारे कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होता है बट एग्रीकल्चरल गुड्स का ज्यादा होता है। कंट्री लाइक इंडिया इज स्टिल अंडर डेवलप्ड, देयरफॉर वी फोकस ऑन विच गुड्स? बट अ कंट्री लाइक यूएसए विल फोकस ऑन कैपिटल गुड्स। अच्छा, ये था पहला सवाल, व्हाट टू। फिर दूसरा सवाल क्या है? बोलो, हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब क्या टेक्निक यूज होगा प्रोडक्शन का? एक नंबर। सो कहना इसे दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम लेबरर का इस्तेमाल करेगा तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हुआ, या तो हम कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे तो वो हो जाएगा कैपिटल इंटेंसिव। व्हाट इज योर सजेशन टू इंडियाज प्लानिंग? व्हाई इज दिस सजेशन? डोंट यू थिंक इट इज ऑब्वियस? क्योंकि अपने पास भर भर के है। जब लास्ट टाइम मिले थे तब इंडिया का पॉपुलेशन 144 करोड़ था, अब तक 145 करोड़ हो गया रहेगा। मतलब वी आर अ वेरी हाईली मैन फोर्स रिलेटेड इकोनॉमी, लेबर फोर्स। सो जाने दो बेटा, जिसको समझा ठीक है। हाँ, वी आर अ लेबर स्ट्रॉन्ग, अपने कंट्री में लेबर सरप्लस है। ये क्या बोला? अपने कंट्री में लेबर। अच्छा, लेबर अगर सरप्लस रहेगा तो लेबर पर जो कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, व्हाट इज द रिवॉर्ड फॉर लेबर? वेजेस। इंडिया में वेजेस बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? इसका मतलब कहने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो अपना अगर कोई प्रोड्यूसर है, कौन है प्रोड्यूसर? क्या चाहता है? उसका कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए कि कम से कम? कम से कम होना चाहिए। And therefore, can I say whenever we talk about labor intensive technique, labor intensive के अंदर हम इंडिया जैसा कंट्री लेबर पर क्यों फोकस करता है? Because we are labor में abundant and the cost of labor is less, so अपना cost of production कम होता है तो अपना product price कम होता है। So a country like India should focus on, a country like USA, do you think they focus on labor intensive techniques के capital? वो लोग तो ऑटोमेटेड दुनिया में ही जीते हैं। जापान तो 2050 में जी रहा रहेगा, क्या मालूम? बिकॉज इफ यू हैव सीन अ फ्यू रील्स और फ्यू वीडियोस, जापान लिव्स इन अ डिफरेंट एनवायरमेंट ऑल टुगेदर। एनीवे, चलो ये तीसरा सवाल क्या था? मस्त। व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस आएगा, वो भी आएगा। वेयर टू प्रोड्यूस, और बेटा फॉर हुम टू प्रोड्यूस भी होता है, पर इसको हम बोलते हैं हाउ आर द रिसोर्सेज एलोकेटेड, हुम टू एलोकेट द रिसोर्सेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कोई चीज बनाना है तो पब्लिक सेक्टर को बनाने के लिए देने का है कि प्राइवेट सेक्टर को बनाने को देने का है? ये सवाल आता है। सो जब भी हम प्लानिंग के बारे में बात करते हैं तो प्लानिंग में टोटल कितने सवाल है? 5। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, विथ हुम टू डू। विथ हुम टू प्रोड्यूस,
विथ होम टू प्रोड्यूस से ये आइडियोलॉजी मिल जाएगा कि हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, जिसने भी पूछा ना फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो तुम इसका भी जवाब देता हूं, दो इकोनॉमिक प्लानिंग का ये पार्ट नहीं है। आप मुझे बताइए फॉर होम टू प्रोड्यूस इन अ कंट्री लाइक इंडिया देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल, करेक्ट? सो फॉर द रिच और फॉर द पुअर, क्या बोला? फॉर द और फॉर द इंडिया जैसा कंट्री फोकस इज मोर ऑन रिच। क्या बात कर रहा है? ये जो सुलभ शौचालय सामने बना है, आई एम टॉकिंग फैक्ट्स। तू मेरे को बता, कंट्री के अंदर जितना भी गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी है, क्या गवर्नमेंट रिच को दिमाग में रखकर बनाता है? बनाता है, मना नहीं कर रहे हैं। पर आज रोडवेज, रेलवेज, जो सुलभ शौचालय बना, स्वच्छ भारत अभियान चला, जो राशन की दुकानें खुल रही है, जो गवर्नमेंट फ्री में तुम लोग को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, कॉलेजेस के अंदर स्कॉलरशिप वगैरह दे रहा है, ये सब किसके लिए दिमाग में रख के कर रहा है? इट इज फॉर द पुअर ना। और अगर सिर्फ रिच को दिमाग में रखेगा तो अपना कंट्री ही कहीं ना कहीं तो गलत है, क्योंकि क्या अपने कंट्री में मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर रिच के मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर पुअर? सो तेरा फोकस किस पर होना चाहिए? माइनॉरिटी पर होना चाहिए कि मेजोरिटी पर? आज इंडिया के अंदर मोर देन 33% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड ओनली 1% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड वेरी रिच। वो 1% पे फोकस करना चाहिए कि 33% पे करना चाहिए? So a country like India should focus more on poor. Likewise, a country like US will focus more on the rich. So total economic planning में कितना क्वेश्चन आया? 5. What to produce and in how much quantity? ये मैंने कुछ ऐड किया। What to and in, क्योंकि कितना कंज्यूमर गुड, क्योंकि प्रोड्यूस दोनों करेंगे, पर कंज्यूमर गुड्स ज्यादा करेंगे, कैपिटल गुड्स कम करेंगे। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, या तो लेबर या तो कैपिटल। व्हेन एंड वेयर टू प्रोड्यूस, कौन सा चीज कब बनाना है, कहां बनाना है, ये भी इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट है। एंड विथ होम टू प्रोड्यूस, मतलब हम रिसोर्सेज किसको एलोकेट करने वाले। अच्छा, प्लानिंग टाइम बाउंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तेरा प्लान क्या है? 12वीं कब तक प्लान पास करना है? ये सोच रहे हैं? अभी 11वीं में है, अगला साल 12वीं ना। सो जो हम लोगों ने भी तुम्हारे साथ प्लानिंग शेयर किया है, कहना ऐसे उसका प्लानिंग क्या है कि मई 2026 तक तेरा सीए फाउंडेशन होना चाहिए। सो प्लानिंग इज ऑलवेज टाइम बाउंड, और अगर टाइम बाउंड नहीं रहेगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्या प्लानिंग करने के लिए हमें सर्वे करना पड़ेगा? सवाल है, सर्वे का मतलब क्या होता है? डिटेल्ड एनालिसिस। पिकनिक जाने का था, तो पिकनिक के लिए अपन ने किया ना 15 मिनट का डिस्कशन, किधर जाने का है, कैसा जाने का है, कौन से होटल में रहने का है, होटल के बाजू में बंगले में, वो प्लानिंग है ना। आज तू इमेजिन कर, नेशनल लेवल पर जब प्लानिंग होता रहेगा, तेरे को नहीं लगता इंडियन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का जो प्रोपोर्शन है वो ह्यूमंगस रहेगा? अच्छा, उसमें भी अपना सबसे ज्यादा खर्चा किधर होता है? A country like India spends a lot of money on what? Defense. Why defense? Because we have lovely neighbors. हाँ, मतलब इधर पाकिस्तान बैठा है, उंगली करके जाता है। हाँ, इधर चाइना बैठा है, वो तो पूरा हाथ करके जाता है। इधर बाजू में बांग्लादेश है, वो गुदगुदी करके जाता है। इधर नीचे श्रीलंका है। कोई भी एक भी ढंग का नेबर है क्या? ये चारों नेबर्स है। डू यू अग्री? Is any of the neighbor supporting us? चाइना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, बट साला उस पर भरोसा नहीं करते। मेरी माँ हमेशा बोलती थी, छोटी आंख वालों पे भरोसा नहीं करना है। देवम, मेरे को तेरे पे भरोसा आज तो नहीं आ रहा है। सो बेटा, चाइना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बट अनफॉर्चुनेटली डज नॉट फेवर इंडिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश बाप अपन है, पर उंगली करके जाता है। बेटा हमेशा बाप की मारता है। सो एज यू सी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान आर इकोनॉमिक टर्मोइल, उनका हालत ही बहुत खराब है। श्रीलंका, अच्छा आप लोग को याद रहेगा, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करके कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एलपीजी करके पढ़ा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस का बात किया था। इंडिया में डेट बहुत ज्यादा था, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन 18% था, इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं था। ये कब का बात था? इन द ईयर 1991। जो इंडिया का हालत 1991 में था, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका हालत 2020s में है। तो डू यू थिंक वी आर सराउंडेड बाय गुड नेबर्स? उसमें भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना से तो बच के रहना पड़ेगा, इवन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री। सो एज ही राइटली सेड, वन ऑफ आवर मेजर एक्सपेंसेस इज डिफेंस। प्रोडक्टिव है क्या अनप्रोडक्टिव है? प्रोडक्टिव है, मतलब अपन बार बार जाकर उनकी महाबेन करके आते हैं।
देख प्रोडक्टिव का मतलब समथिंग, मतलब आज अपन क्या करते हैं, आर्म्स, एम्यूनिशंस, गन्स, बंदूक, घोड़ा खरीद कर रख देता है, फिर अगले साल क्या करते हैं, और खरीदते हैं और रखते हैं, नेक्स्ट ईयर वापस खरीदेगा, वापरा थोड़ी। कहना इसे डिफेंस के वजह से तेरे कंट्री का सिक्योरिटी बढ़ रहा है, बट तेरे कंट्री के अंदर कुछ फेवरेबल रिजल्ट नहीं आ रहा है। सोच, यही पैसा अगर स्कूल कॉलेजेस में जाता, यही पैसा अगर हेल्थ केयर सिस्टम में जाता, यही पैसा अच्छे रोड बनाने में जाता, तो प्रॉब्लम्स कम होते ना। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया जैसा कंट्री ऐसा बोल सकता है क्या, नहीं नहीं डिफेंस को छोड़ दो, क्या ही होएगा, वो लोग अपनी माँ बहन करके जाएंगे ना, चलेगा। कैन इंडिया रिड्यूस इट्स एक्सपेंस ऑन डिफेंस? द आंसर इज नो, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय दैट काइंड ऑफ नेबरर्स। कभी कभी तो पाकिस्तान पर इतना गुस्सा आता है कि मतलब किसी दिन पाकिस्तान ने ज्यादा मगजमारी किया ना, इंडिया के 140 करोड़ लोगों को सिर्फ बॉर्डर पे जाकर करके आना है, बाहर में मर जाएंगे साले। एट टाइम्स यू फील कि उनको उड़ा डालो, बट क्या ये प्लान उड़ा देने का इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में ऐड करेगा कि बर्बादी करेगा? बिकॉज वन वॉर टेक्स यू एटलीस्ट 20 to 25 years बिहाइंड। सो मन तो बहुत है कि पाकिस्तान की जब मैच हुआ तभी बोल के आया, बट कहने का मतलब मन बहुत है कि पाकिस्तान को उड़ा डाले। बट क्या ये प्लान जो हम कर रहे हैं वो सही है क्या? नहीं। यू शुड एलोकेट योर रिसोर्सेज इन डैश मैनर, जहां पर रिसोर्सेज वेस्ट हो के ऑप्टिमली यूटिलाइज हो। सो अगर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन चाहिए तो तेरे को प्लान के लिए एक टाइम बाउंड रेंज होना चाहिए, तेरे को प्लान के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंसिव? कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ऊपर ऊपर से प्लानिंग करना चाहिए कि डिटेल्ड प्लानिंग होना चाहिए? डिटेल्ड प्लानिंग करना पड़ेगा। फिर प्लान जैसा तूने सोचा है वैसा ही हो, ये जरूरी है? तो उस प्लान के अंदर चेंजेस करने का पॉसिबिलिटी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। उस प्लान का इवैल्यूएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवैल्यूएशन का मतलब क्या? जो हमने प्लान किया है क्या हम सही तरीके से उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अच्छा, फॉलो नहीं कर पाए, देखो लगता है जो प्लान किया एग्जैक्ट वैसा ही फॉलो होता है? अभी जैसे कि वो दिन तुम्हारा पिकनिक फॉलो किया, प्लान किया था, मैंने तुमको बोला था 5:30 बजे आने को, ए तेरी तू भी प्लानिंग क्या था 5:30 बजे मिलने का, पर क्या रियलिटी में तुम 5:30 बजे आया? नहीं, तुम 6 बजे आए नाइट्रो। सो प्लानिंग का एग्जीक्यूशन भी तो इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोला? प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंट है? एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू प्लान। इंडिया के अंदर प्लानिंग करता कौन है? तो एक अथॉरिटी है जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन। एक क्या नाम है? डू यू नो प्लानिंग कमीशन इंडिया के अंदर कभी आया है? कुछ आइडिया है? कुछ सुना है? अच्छा, इंडिया को इंडिपेंडेंस कभी मिला? 1940। तो कहने से इंडिया ने पहली बार गवर्नमेंट का शक्ल देखा था, हाँ ना? क्योंकि उसके पहले तो इंडिया के अंदर कौन था? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के पहले कौन था? मुगल्स। मुगल्स के पहले कौन था? मराठास। तो गवर्नमेंट क्या होता है वो तो अपने को पहली बार पता चला। अच्छा, गवर्नमेंट फ्रेम हुआ। ये लास्ट बेंच, देखो घर जाने का है क्या? जाना फिर। सो कहना से जब भी हम लोग बात करते हैं अबाउट गवर्नमेंट, 3 तरीके का इकोनॉमी हो सकता है, या तो कैपिटलिस्ट, या तो सोशलिस्ट, या तो सो आप मेरे को बताओ कैपिटलिज्म का मतलब क्या, सोशलिज्म का मतलब क्या, और मिक्स का तो मतलब है। अगर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट पता है तो व्हाट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। मेन मोटिव प्रॉफिट है कि वेलफेयर है? प्रॉफिट का मेन मोटिव है। मतलब वो लोग क्या बोलते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, भाड़ में जाए जनता, अपना काम, मेरे को पैसे से मतलब है, मेरे को प्रॉफिट से मतलब है, मेरे को तेरा से कोई लेना देना। दूसरा इकोनॉमी इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, एक कैपिटलिस्ट तो एक सोशलिस्ट। यहां पर मोटिव प्रॉफिट है तो यहां पर मोटिव, नसीब लॉस नहीं बोला, प्रॉफिट लॉस। सो कहने से अगर एक जगह पर मोटिव प्रॉफिट था तो दूसरी जगह पर मोटिव वेलफेयर है। वहां पर कौन सब हैंडल करता था? प्राइवेट सेक्टर। यहां पर सब कौन हैंडल करेगा? पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर बोल सकते हैं। अब मेरे को बता, इंडिया ने क्या किया? कैपिटलिज्म चूज किया, सोशलिज्म चूज किया, के ढापा थोड़ा इसका ढापा, थोड़ा उसका ढापा, अपना लाइफ जिंगा लाला। सो इंडियन इकोनॉमी सिलेक्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। हम बोलने के लिए मिक्स थे, पर हमारा पैटर्न कौन सा था? सोशलिस्ट, क्योंकि हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट को दिया। ये बराबर ना? अच्छा, प्लानिंग कमीशन, अभी इंडिपेंडेंस मिला तो देश कैसे चलाना है उसको प्लान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
अपने को 3 साल तो लगा ये फिगर आउट करने के लिए कि कैसे करेंगे. सो प्लानिंग कमीशन वॉज गिवन बर्थ इन द ईयर 19. तो क्या 1950 से ही प्लानिंग शुरू हुआ? ये भी गलत. 1951 से हमने प्लानिंग करना शुरू किया. ये कौन से ईयर से? 1951. प्लानिंग कितने टाइम के लिए करते? सो कैन आई से प्लानिंग कमीशन यूज्ड टू गिव हाउ मेनी इयर्स का प्लान? 5-year plans. हाउ मेनी इयर्स का प्लान? 5 साल का प्लान करते थे. दिस इज लाइक ऑन पेपर प्लान किया, इंपॉर्टेंट वॉज एग्जीक्यूशन. सो 1951 से लेकर कैन आई से 1956 का एक प्लान बना रहेगा 5 साल. चल नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा? 1956 से लेकर 1961, फिर 1961 से लेकर 1966. ये बराबर है क्या? पर कहना इसे 1960s का जो दौरान था वो बहुत ही टफ था. क्यों टफ था? उसके 3 रीजंस. सबसे पहला, वी हैड अ वॉर विथ चाइना 1961-62. देन वी हैड अ वॉर विथ पाकिस्तान, क्योंकि अपन चाइना के सामने हार गए थे तो कहीं तो जीतना था, तो बोला पाकिस्तान की मां की आंख. तो अब नॉट एग्जैक्टली दैट, बट ऑब्वियसली वी फॉट 2 wars in a matter of 5 years. And to worsen our situation, there were 3 years of continuous drought. ड्रॉट का मतलब समझते हैं? सूखा. सो अपने कंट्री के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था ड्यूरिंग द फेज ऑफ 1960s. तो भाई ये टाइम पर तो हमने सोचा कि जान दे, अभी प्लान नहीं बनाते, रोलिंग प्लान बनाते हैं. 1966 से लेकर 1969 तक. इस प्लान का नाम क्या दिया बेटा मैंने? रोलिंग प्लान. रोलिंग प्लान मतलब नीड बेस्ड प्लान, पहले से प्री प्लान नहीं. यहां पर तू अगर देखेगा, फर्स्ट 5-year प्लान 5 साल, दूसरा 5-year प्लान 5 साल, तीसरा 5-year प्लान 5 साल. बट ये जो आया वहां पर हम लोग ने 5 years का नहीं बनाया. कौन सा प्लान बनाया? रोलिंग प्लान बनाया, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज. फिर जैसे इकोनॉमी थोड़ा स्टेबल हुआ तो हमने 4th 5-year प्लान बनाया. ये कौन सा 5-year प्लान बनाया? तो अभी मेरे को ईयर बता, कौन से ईयर से आएगा? 1969 से लेकर 1974. फिर हम लोग ने 5th 5-year प्लान बनाया 1974. अभी 1979 होना चाहिए, पर यहां पर है 1978. उसका कारण है कि ये टाइम पर इमरजेंसी वगैरह अनाउंस किया गया था, इंदिरा गांधी को किसी ने टपका दिया था, ऐसे कुछ तो कांड हुए थे इकोनॉमी के अंदर, जिसके वजह से हमने वापस 5th 5-year प्लान के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया. ये क्या बोला? 5th 5-year प्लान के बाद क्या लिया? थोड़ा सा. तो यहां पर कौन सा ईयर आएगा? 1978 से लेकर 1980. हमने यहां पर कुछ भी प्लान्स बनाए वापस के नहीं बनाए? अपन ने शांति से काम किया. यहां के बाद फिर से शुरू हो गए. कौन सा प्लान आएगा अभी? 6th ईयर बता. 1980 से लेकर 1985. 7th 5-year प्लान 1985 से लेकर 19. बोल वापस 1990 में कुछ कांड हुआ था क्या? इकोनॉमिक क्राइसिस, हर्षद मेहता स्कैम. हर्षद मेहता स्कैम बहुत छोटी बात है, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ी बात है. तो अपन ने वापस यहां पर क्या लिया रहेगा? हॉलीडे, छुट्टी लिया. नहीं, इस बार तो छुट्टी लिया. एनुअल प्लान भी नहीं बनाया, रोलिंग प्लान भी नहीं बनाया. अपन बोला प्लान ही नहीं बनाने का, क्योंकि अपना हालत बहुत खराब था. वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं दे रहा है, IMF पैसा नहीं दे रहा है, जापान, रशिया, जो भी अपने बेस्ट फ्रेंड्स थे, कोई अपने को पैसा नहीं दे रहा है. इंडिया वाज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग ब्लैक लिस्टेड. सो यहां पर 1990 से लेकर 1992 देयर वाज अ हॉलीडे. ऊपर यहां पर क्या था? एनुअल प्लान्स. और इसके बाद हम कभी रुके ही नहीं. ये कौन सा प्लान था? 7th. अब कंटिन्यूअस प्लान, नो ब्रेक्स इन बिटवीन, क्योंकि इसके बाद इंडिया समझ गया था कि कोई झगड़ा वगड़ा करके मतलब नहीं है. कोई भी तरीके से प्लानिंग करना जरूरी था, और जब भी कोई प्रॉब्लम आ रहा था तो वी वर एबल टू मैनेज इट इन अ बेटर वे. सो 1992 से लेकर 1997, फिर 1997 से लेकर 2002, 2002 से लेकर 2007, 2007 से लेकर 2012, और 2012 से लेकर 2017. कैन आई से दैट इज हाउ वी केम टू द 9th के बाद 8th दारूडे है, 10th, 11th एंड 12th 5-year प्लान.
अब तुमको तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 12th 5 ईयर प्लान है, टेबल तेरे को पूरा दिया है मटेरियल में फॉर रेफरेंस, बट एज एन आंसर दे विल आस्क यू व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। छोड़ना, कोई भी प्लान हो मेरे को बताओ, कोई भी प्लान रहेगा क्या हेल्थ शुड बी एन ऑब्जेक्टिव, क्या एजुकेशन शुड बी एन ऑब्जेक्टिव, कैन आई से इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी एन ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, स्टॉक मार्केट का सर्विसेज, शुड दिस बी अ प्लान, शुड इट बी अ पार्ट ऑफ आवर प्लान? यस। आर वी क्लियर विद दैट? श्योर हो? पक्का? तो अगर तुम लोग ने नोटिस किया इन द लास्ट 1 hour and 10 minutes or 1 hour 45 minutes whatever I tried to do, I have covered almost 4 to 5 answers. अच्छा अभी मेरे को एक बात बता, इसके बाद भी अपन आज 2017 में है क्या ऐसा कहा? तो 2017 के बाद एक और प्लान आया रहेगा ना, 2017 से 2022। गलत बेटा, 2017 में थोड़ी था, कोरोना तो 2021 में आया या 20 में आया, क्योंकि ओके इंडिया के अंदर आई थिंक इंडिया के अंदर आई थिंक लॉकडाउन स्टार्टेड इन 2020, चाइना में इट स्टार्टेड इन 2019, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कैन आई से 2014 में एक आदमी आया मित्रों, मोदी, और मोदी गवर्नमेंट ने 2015 के अंदर एक कॉन्सेप्ट लाया जिसका नाम है नीति। इस क्लास में किसी का नाम नीति है क्या? नीति, तुम लोगों को हिंदी में नीति का मतलब समझता है क्या? नहीं, गलत है, वो नियति हुआ ना फिर। नीति का मतलब प्लान, टू प्लान समथिंग। सो देख मोदी गवर्नमेंट पता नहीं काम कैसा करता है, नाम जोरदार लगता है, मतलब वन ऑफ द नेम। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट, ये सब लोग का ध्यान इधर, नेशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। I repeat, it is the National Institute for Transforming। अभी नाम भी मस्त है और सामने तू शॉर्टकट बोलेगा तो नीति, नीति का मतलब ही क्या होता है? प्लान। नीति आयोग को हम बोलते हैं इंडिया का थिंक टैंक। ये कौन सा टैंक? अब क्या फर्क है प्लानिंग कमीशन के अंदर और नीति आयोग के अंदर? देख प्लानिंग कमीशन है ना, उसमें एक अथॉरिटी होता था सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ वही डिसाइड करता था। तू मुझे एक बात बता, अगर एक इकोनॉमी को ग्रो करना है तो एक सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए? डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए कि स्टेट और सेंटर दोनों को मिलकर काम करना चाहिए? सो बेटा नीति आयोग का काम ही क्या है? देयर इज कोऑपरेटिव, ये ध्यान दो रे, 10-15 मिनट लगेगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्या वर्ड यूज किया? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मतलब क्या? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में रहेगा कि सेंटर के साथ स्टेट, स्टेट के पास लोकल गवर्नमेंट, गांव के अंदर पंचायत वगैरह होता है, लोकल बॉडीज वगैरह होता है, इन सब का ओपिनियन लेने के बाद जो हम प्लान करते हैं, दैट इज द वर्क डन बाय नीति आयोग। नीति आयोग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन and that is why the concept is called as what? Cooperative federalism। इंडिया को नीति टैंक का काम क्या है? टू थिंक। एग्जीक्यूशन का काम गवर्नमेंट का है। प्लानिंग कमीशन में क्या था मालूम है? काम भी वही करते थे, प्लानिंग भी वही करते थे, बजट भी वही एलोकेट करते थे, एग्जीक्यूशन भी खुद ही करते थे। फिर 100 रुपया एलोकेट होता था, 1 रुपया पब्लिक को जाता था, 99 रुपया जेब में जाता था। नीति आयोग का काम क्या है? प्लान करके देना, बजटिंग करके देना, कितना लगेगा, क्या होएगा, ये वो, बट फाइनली जो फाइनेंस रहेगा दैट विल बी टेकन केयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, हु डू यू थिंक शुड बी द हेड ऑफ नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन? पीएम, क्योंकि ही इज द मेन पर्सन इन चार्ज ऑफ आवर कंट्री। प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, वॉज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर योर प्लानिंग कमीशन बट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नीति आयोग। ये बराबर है क्या? सो कैन आई से 2017 तक हम प्लान्स फॉलो करते थे। 2015 में नीति आयोग लॉन्च हुआ, तब से हम नीति आयोग को ये सारा काम ट्रांसफर कर दिया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग? प्लानिंग कमीशन के अंदर सारा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास था? प्राइम गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट। जबकि नीति आयोग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स।
मतलब कॉपरेशन पर बिलीव करता है। कैन आई से जब भी हम लोग प्लानिंग कमीशन का बात करते हैं तो प्लानिंग कमीशन के अंदर कितने साल का प्लान्स बनाते हैं अपन? 5। जबकि नीति आयोग कैन मेक 2 इयर्स का प्लानिंग, 3 इयर्स का प्लानिंग, 5 इयर्स का प्लानिंग, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। कैन आई से प्लानिंग कमीशन में डिसीजन मेकिंग वाज सेंट्रलाइज्ड के डिसेंट्रलाइज्ड? सेंट्रलाइज्ड। सो नीति आयोग के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड। यार वी ऑल क्लियर? श्योर है? अब अगर तुम लोग रियलाइज करेगा तो मेरे एंड से तो ऑलमोस्ट मैंने पूरा चैप्टर ही कर लिया रहेगा, एक्सेप्ट फॉर फ्यू पॉइंट्स आर रिमेनिंग। बट तुम लोग को याद है मैंने एक बात बोला था, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, विथ हुम टू डू। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय अ पर्सन बाय द नेम ऑफ H.D. डिकिंसन। देख तेरे बुक के अंदर, साले तू ऐसे रिएक्शन मत दिया करना कि मैं तेरे को देखूं। हट, देख जिसकी सोच में नहीं आया उसको ये सोच दे मत, तू आगे बढ़। ओके, आई एम गिविंग यू सर्टन मार्किंग्स। पहले तो इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाओ। इन द ईयर 1950 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश प्लानिंग कमीशन, ऐसा कुछ दिख रहा है लाइन? इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में नहीं है थोड़ा नीचे देख, सेकेंड पैराग्राफ में है मेरे ख्याल से। दिखा क्या? वो इंपॉर्टेंट है, मार्क कर। द प्राइम मिनिस्टर, इन द सेकेंड पैराग्राफ दे हैव ऑलरेडी गिवन इट। ये बुक गरीब को दिख नहीं रहे। ये देख, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया करके दिख रहा है, उसके अंदर इन 1950 करके दिखा, उसको मार्क करना है। इन 1950 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द प्लानिंग कमीशन। फिर क्या बोला? द प्लानिंग कमीशन, द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द एक्स officio chairman of the planning commission. Can somebody explain me what is the meaning of ex officio? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन कर रहा है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट ही गेट्स अनदर पोजीशन। सो एक्चुअली देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर था, बट बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर ही ऑल्सो गेट्स द पोजीशन ऑफ चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। सो एक साथ दो पोजीशन। सो एग्जिस्टिंग पोजीशन के वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग पोजीशन, व्हेन यू गेट अ न्यू पोजीशन, इट इज कॉल्ड एज एक्स ऑफिशियो। बराबर है क्या? चल, उसके बाद आपको ऊपर दो डेफिनेशंस दिख रहे। ये जो था ना ऊपर, मतलब फर्स्ट H.D. डिकिंसन वाला दिखा तेरे को? देख उसके अंदर वही लिखा रहेगा, व्हाट एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस्ड, व्हेन एंड वेयर टू बी प्रोड्यूस्ड, टू whom इट इज टू बी एलोकेटेड। दिखा क्या? तो ये 5 सवाल हमने डिस्कस किए थे ऑलरेडी। फिर एक और आंटी है जिसका नाम है बारबरा वुटेन, सेकेंड डेफिनेशन। दिखा क्या? कितना मस्त डेफिनेशन है, शॉर्ट, सिंपल, प्रिसाइज। प्लानिंग इज अ कॉन्शियस एंड अ डेलिबरेट चॉइस। ए डेलिबरेट मतलब किसी और का कि मेरी मर्जी से, डेलिबरेट। सो इट इज जानबूझकर, कॉन्शियस से, मेरे जागरूकता से। सो इट इज कॉन्शियस एंड डेलिबरेट choice of economic priorities by some public authority. Who is that public authority? It is the prime minister. Are we clear with that? देख, मेरे को ये नेक्स्ट 10 में से एक भी पॉइंट समझाने का जरूरत तो नहीं लग रहा है, पर अगर तुम बोलेगा तो मैं समझाएगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एक्सप्लेन इन माय 45 मिनट्स ऑफ इंट्रोडक्शन। सो तुमको लगता रहेगा अपन ने प्लानिंग वगैरह का बात किया, बट वो प्लानिंग को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। देख, तो 10 के 10 पॉइंट अपन एक बार रिपीट करते हैं। प्लानिंग करता कौन है? Central Planning Authority. Who is the Central Planning Authority? Prime Minister. Who is the Prime Minister? Ex officio Chairman of the Planning Commission. Yeah, are we clear with that? पक्का? चल, सेकेंड पॉइंट, क्या प्लानिंग के लिए सर्वे करना पड़ेगा? ऊपर ऊपर से के डिटेल्ड। सो भले ही वो लोग ने डिटेल वर्ड यूज नहीं किया रहेगा, बट मैं आपको बोल रहा हूं इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे। अंदर वो लोग ने शायद लिखा रहेगा, देख बोला ना, लिखा ही होना चाहिए। ये तो तुमको क्लियरली दिख भी नहीं रहा है, अभी भी शायद ही दिख रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब डिटेल्ड। चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सर्वे करने के बाद क्या प्लानिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? ऑब्वियस बात है, ऑब्जेक्टिव के बिना मतलब ही क्या है? अच्छा, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं? लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है? प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स।
सो देख नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या आया, व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज, व्हाट आर आवर ऑब्जेक्ट टारगेट्स। क्या हमें प्लानिंग करने के लिए रिसोर्सेज लगेंगे? नहीं लगेंगे। तो रिसोर्सेज को एलोकेट भी तो करना पड़ेगा, मोबिलाइज भी तो करना पड़ेगा। आज अगर तुम लोगों को पिकनिक लेकर जाने का था तो पिकनिक लेकर जाने वाले को पैसा भी तो देना पड़ा ना। सो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अच्छा नाश्ता चाहिए था तो नाश्ते वाले को बोला कि तू ऑर्डर कर, तू मेरे को डिलीवर कर। सो ये मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना जरूरी है। चल नेक्स्ट वाला पॉइंट देख, प्लान हमेशा क्या होता है, प्लान पीरियड। ए प्लान पीरियड मतलब कहना से इट इज टाइम बाउंड है ना। कितने साल का प्लानिंग करते हैं अपन? 5 साल। चल नेक्स्ट वाला देख, इट इज इवैल्यूएशन। व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन? कि जितना हमने प्लान किया है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? इवैल्यूएशन मतलब उसमें ही असेस करना पड़ेगा कि भाई यू हैव टू चेंज द मोड, यू हैव टू चेंज द मेथड। नेक्स्ट वाला पॉइंट देख, इट इज अ विच प्रोसेस। अच्छा एक बार किया फिर छोड़ दिया ऐसा होता है? तुम्हारे बैच का भी प्लानिंग करना पड़ता है ना। आज तुम्हारे बैच का प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वीकली प्रोसेस, मंथली प्रोसेस, ईयरली प्रोसेस। टाइम टेबल देना पड़ेगा, टीचर्स के साथ बात करना पड़ेगा, क्लासरूम एलोकेशन करना पड़ेगा। कोई ऑफिस बॉय नहीं रहेगा तो कि कौन आकर ओपन करेगा, खुद ही करेगा, डिपेंड्स। नेक्स्ट वाला पॉइंट, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन एंड द लास्ट वन इज बाय द नेम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आर वी क्लियर विद दैट? मिड टर्म अप्रेजल का मतलब मैंने सोचा था कि ऐसा होना चाहिए पर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसको वो रिवाइज करेगा ना। अप्रेस करना मतलब सपोज कर तेरा एक प्लान पीरियड था फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तूने 2 साल के बाद इवैल्यूएशन किया कि जितना मैंने प्लान किया था वो अचीव कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तुझे ये पता चला कि तू तेरे प्लानिंग प्रोसेस से पीछे चल रही है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? अप्रेस करना पड़ेगा ना। यू हैव टू रेज द बार, यू हैव टू इंक्रीज। आज फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेल रहे हैं, मैच चल रहा है, इंडियन टीम ने सोचा था कि 20 ओवर में 150 बनाएगा पर वो चल रहा है 100 पर ही। तो उनको मिड टर्म में क्या करना पड़ेगा? इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि नाउ व्हाट इज द स्ट्रेटजी। सोचा था कि 150 रन बनना चाहिए पर 4 विकेट घुस गए, करूं क्या? सो सिचुएशन के बेसिस पर वो लोग डिसीजन लेंगे। देख ये बॉलर आया ना तो इसको धुपटेंगे, पर ये बॉलर आया ना आज फॉर्म में लग रहा है इसको थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज अ मिड टर्म अप्रेजल। सो प्लान में भी देख भाई तुम 5 लोग है ना क्लास के बाहर जाने के वर्ज पर हो, मेरे को मजबूर मत कर। तू ऑलरेडी मेरे को 4 बार देख चुका है, तू 3 बार जैनिक को या जो भी उसका नाम है उसको बोल चुका है कि मत कर। मेरे को इरिटेट नहीं करना। And I've been very kind to you in the last 1 hour where you have done whatever you wanted to. But now if I don't get my answers, then you are royally screwed up. Enough is enough. If you don't want to attend the class, you are most welcome to leave the class. जाना है तुम लोगों को बाहर, मैं तुमको परमिशन दे रहा है, जाओ। खुद डिस्टर्ब हो रहे हो, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो और अब मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूं जो मुझे नहीं चाहिए। और मेरे को ना ये लैंग्वेज तुम्हारे बैच में यूज करने को नहीं अच्छा लगता है। आई हैव ऑलवेज हैड अ कॉर्डियल रिलेशन विथ यू एंड आई वांट टू मेंटेन दैट। आई होप यू नो दैट आई विल गिव यू टाइम ऑफ, सो रिलैक्स। चल आगे बढ़ते हैं। ये वाले 10 पॉइंट में किसी को कोई डाउट आया क्या? मैं आपको इसको पढ़ने के लिए टाइम देने वाला है, ये तो मेरा रिवीजन चल रहा है कि देख भाई मैंने ये तेरे को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। देख ये वाला जो नेक्स्ट वाला पार्ट है 5 ईयर प्लान्स एट अ ग्लांस, दिखा क्या? अभी तुमको ये टेबल दिया है पर देख गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? यू शुड नो, पर्पल पैच में है, इट इज जस्ट फॉर रेफरेंस। और उसके अंदर देख वो लोग ने ऑब्जेक्टिव्स भी दिया है। चल फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एग्रीकल्चर। दूसरे का क्या था? इंडस्ट्रीज। फिर तीसरे में बोला अरे दोनों चाहिए तो ये भी लाओ वो भी लाओ। और यही सारे ईयर्स मैंने जब नोट बनाया था तभी उसमें लिखा भी था। सो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस वंस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। चल नेक्स्ट वाला आंसर क्या था? मैंने जो बोला था तुमको एग्जाम में आएगा, इज विच ईयर प्लान। चल 12th 5 ईयर प्लान, डू आई नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? ऑब्जेक्टिव है हाँ। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग? क्या हमने ऐसा कुछ पॉइंट डिस्कस किया था? तो उसमें लोगों ने बोला था इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट। तो 12th 5 ईयर प्लान का भी ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट।
थर्ड वाला पॉइंट क्या है? एजुकेशन। फोर्थ वाला पॉइंट क्या है? हेल्थ। क्या ये सब पर हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्कस किया? तूने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोला था, दैट कैन बी एन ऑब्जेक्टिव। सो देख 12th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। व्हाट डू यू थिंक? एनवायरमेंट की मां बहन करनी चाहिए, इसीलिए वो लोग ने एक वर्ड यूज किया, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल। एनवायरमेंट का भी ध्यान रखो। एंड द लास्ट पॉइंट इज सर्विस डिलीवरी। कौन सा सर्विस? बैंकिंग सर्विसेज, इंटरनेट का सर्विसेज हो सकता है, एनी काइंड ऑफ अ सर्विस। सो देख वहां पर दिया है प्रोवाइड एक्सेस टू बैंकिंग। ये दिखा क्या? श्योर हो? अच्छा 2017 तक कौन चल रहा था? प्लानिंग कमीशन। 2017 के बाद कौन आया? नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। इट स्टार्टेड वर्किंग इन, इट वाज इनॉग्रेटेड इन द ईयर 2015। एंड ऑब्वियस सा बात है कि ये 5 ईयर के लिए प्लान बनाता है कि डिफरेंट प्लान्स बनाता है? शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मीडियम टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म। आर वी क्लियर विद दैट? पक्का? सो आई वांट यू टू रीड फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ नीति आयोग, दैट इज रीड वंस। वहां पर लिख दो। कहां पर? नीति आयोग के एक्सप्लेनेशन के बाद है, नहीं है? होना तो चाहिए मेरे ख्याल से, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि नहीं होगा। थिंक टैंक वाला भी दिखा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग को मार्क करो, इंपॉर्टेंट। आई रिपीट, स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग को मार्क करो, इंपॉर्टेंट। I'll take 5 minutes and we should be done for the day. I will be giving you some time to go through the answers. If you have any doubts, you can ask me. If not, we can start solving the MCQs. मतलब objectives वाला पार्ट एकदम ही सिंपल है, मैं वही बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर ही आ रहा हूँ। फंक्शंस भी अगर तू देखेगी तो 6 से 7 फंक्शन है। मोस्ट तो मैंने डिस्कस भी कर लिया है, मैं बताता हूँ, फिर भी आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। चल, क्या बोला? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला कौन सा काउंसिल आया? गवर्निंग काउंसिल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन रहेगा? क्या बोला? कैन आई से? अच्छा, हु इज द हेड ऑफ नीति आयोग? प्राइम मिनिस्टर। बट क्या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेने वाला है? कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज भी पार्टिसिपेट करेगा? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट किसके थ्रू करेगा? सीएम और गवर्नर। अंडरलाइन कर। कॉम्प्राइजिंग ऑफ Chief Minister of all the states and governors of union territories. So CM और गवर्नर कहां पर आएगा? गवर्निंग काउंसिल। नेक्स्ट वाला कौन सा काउंसिल? रीजनल। रीजनल काउंसिल मतलब जहां पर एक स्टेट से ज्यादा रहेगा, रीजन को कंसिडर करेगा। दिस वुड बी फॉर्म टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज एंड कंटिंजेंसीज इंपैक्टिंग मोर देन वन स्टेट से ज्यादा रहेगा तो एक रीजन हो गया ना। जैसे कि अगर मैं इंडिया का एक बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर, तो क्या नहीं ये एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी हो गया। बट पूरा नॉर्थ इंडिया का बात करेगा तो क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर आता है? सो क्या नहीं पूरा नॉर्थ इंडिया इज अ रीजन, साउथ इंडिया इज अ, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये सब रीजन्स जिसमें एक स्टेट के मोर देन वन स्टेट्स। कहने से नॉर्थ ईस्ट ये पूरा एक रीजन हुआ, उसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो रीजनल काउंसिल्स। नेक्स्ट वाला कौन सा? स्पेशल इनवाइट्स। स्पेशल इनवाइट्स मतलब कहने से दिस मस्ट बी वेरी पावरफुल पीपल, एक्सपीरियंस पीपल इन देयर ओन फील्ड। जैसे कि अगर आज अपने को स्पोर्ट्स को डेवलप करना है, क्या डेवलप करना है? स्पोर्ट्स में भी अगर क्रिकेट को डेवलप करने का रहेगा तो गवर्नमेंट किसको स्पेशल इनवाइट दे सकता है? सचिन तेंदुलकर को दे सकता है, शायद धोनी को दे सकता है, कपिल देव को दे सकता है, मतलब सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द इंडस्ट्री। सो दीज आर स्पेशल इनवाइट्स। इनको ऑन इनवाइट नीति आयोग का पार्ट बनाया जाता है। दिस इन्विटेशन विल बी सेंड बाय द गवर्नमेंट। देख वहां पर नीचे दिया रहेगा, विच इंक्लूड, अंडरलाइन द वर्ड, एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट्स एंड प्रैक्टिशनर्स who will be invited by the practitioners, मतलब जो लोग उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, उसके अंदर 4 कैटेगरी है। सबसे पहला कौन आएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला वाइस बोलते हैं, ये पहला वाइस के पहला चेयरपर्सन। हाँ, चेयरपर्सन नहीं दिया है, होना चाहिए ना। ये तू देख नहीं रही है, वो तो बोल रही है दिया है।
अरे वो बोल रही है दिया है। अरे तो उसको दिख रहा है मतलब तुझे नहीं दिख रहा है पगले। गांजा गांजा। देख भाई, तेरे को अगर दिमाग में नहीं भी बैठ रहा है तो मैं तेरे को बोलता हूँ, वाइस चेयरपर्सन पहले आएगा कि चेयरपर्सन आएगा? लॉजिकल, कैप्टन के वाइस कैप्टन। हाँ तो झंड वाइस चेयरपर्सन कैसा आएगा? पहला तो ओके, कुछ तो टाइपिंग एरर हो सकता है, बट चेयरपर्सन फर्स्ट, उसके बाद वाइस चेयरपर्सन। ए वाइस चेयरपर्सन इज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिसमें कितने फुल टाइम मेंबर्स? 5। कितने पार्ट टाइम मेंबर्स? 2। नेक्स्ट वाला एक्स ऑफिशियो मेंबर, मतलब वो ऑलरेडी एक पोस्ट होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिसके वजह से उसको दूसरा पोस्ट भी मिल रहा है। मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? अंडरलाइन 4 मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ए यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब कहने से वो लोग ऑलरेडी कोई तो मिनिस्ट्री हैंडल कर रहे हैं, जैसे कि निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्ट्री, जैसे कि नितिन गडकरी मतलब रोड के रिलेटेड है, तो ऑलरेडी एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, जिसके वजह से उनको दूसरा भी मिल रहा है। सो दे आर हाउ मेनी मेंबर्स? 4। एंड द लास्ट वन, सॉरी सेकेंड लास्ट, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ये हो गया ना एक्स ऑफिशियो, सीईओ, और एक और है सेक्रेटरीट, जो लोग ने वहां पर बोल्ड में करना भूल गए। सेक्रेटरीट के आगे देख क्या लिखा हुआ है? एज डीम्ड नेसेसरी। एसपी वाले स्टूडेंट्स है, बस एसपी वाले स्टूडेंट्स को मालूम रहेगा कि हु इज अ सेक्रेटरी, सेक्रेटरीट का काम क्या होता है। सो टू राइट डाउन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, टू गिव द डिटेल्स। यस 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 यस, आर वी ऑल क्लियर विद दैट? पक्का समझ में आया है? श्योर हो? सो बेटा मेरे को बताओ ना, स्ट्रक्चर में सबसे पहला कौन सा काउंसिल? गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल के बाद गवर्निंग काउंसिल में सारे सीएम और सारे गवर्नर्स। रीजनल काउंसिल में पर्टिकुलर रीजन के लोग, मतलब गवर्नर्स एंड सीएम। फिर तीसरा वाला कौन सा कॉन्सेप्ट था? स्पेशल इनवाइट्स। और चौथा वाला है ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क के अंदर 5 कैटेगरी। सबसे पहला चेयरपर्सन, फिर वाइस चेयरपर्सन, उसमें फुल टाइम मेंबर और पार्ट टाइम मेंबर। ये बराबर ना? फुल टाइम मेंबर्स कितना? 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है। कोई बात नहीं, तू पहली बार कर रहे हैं, याद करने को टाइम लगेगा, हो जाएगा। कितना फुल टाइम मेंबर्स? कितना पार्ट टाइम मेंबर्स? 2। उसके बाद कौन सा मेंबर्स आएगा? एक्स ऑफिशियो। कितना आएगा? 4। फिर आएगा सीईओ 1, एंड फाइनली देयर इज सेक्रेटरीट। आर वी क्लियर? आर यू श्योर? एंड फंक्शंस के वहां पर यू कैन मार्क इट एज रीड वंस। तो देखना कितना सिंपल है, अपन ने ऑलरेडी बात कर ली है। कहना इसे पहला फंक्शन क्या है? शेयर्ड नेशनल एजेंडा। शेयर्ड बोला मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंटर और स्टेट दोनों, सेंटर स्टेट लोकल बॉडी सब। सो देख उसके अंदर अंडरलाइन करना, नेशनल एजेंडा फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर टू इंप्लीमेंट। इसीलिए वर्ड क्या आया? शेयर्ड। नॉट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट बट ऑल्सो द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज द चीफ पीएम एज वेल एज द सीएम। चल ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दिया है अपने को ये लोगों ने? देयर इज द स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड, मतलब स्टेट को अपना कोई भी मैसेज सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचाने का है तो किसके थ्रू पहुंचा सकता है? नीति आयोग। ये अपना पहले ही डिस्कशन हो चुका है, सिर्फ वर्डिंग चेंज हो गया। नेक्स्ट वाला पॉइंट देख, कौन सा? प्लानिंग। ये भी अपना डिस्कस हुआ। सेंट्रलाइज प्लानिंग किसका ऑब्जेक्टिव था? प्लानिंग कमीशन। तो नीति आयोग में सेंट्रलाइज प्लानिंग है कि डिसेंट्रलाइज्ड है? डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है। फिर मैंने देखो बोला था नॉलेज हब। सो आज थिंक टैंक है। थिंक टैंक का काम क्या है? नॉलेज को एक्सपांड करो और इनोवेशन लेकर आओ। सो फोर्थ पॉइंट देख क्या रहेगा? नॉलेज एंड इनोवेशन हब। फिर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, जहां पर भी प्लानिंग होएगा वहां पर मॉनिटर करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। एंड द फाइनल पॉइंट, नहीं 2 पॉइंट है, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट। देख कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब तो मैं ऑलरेडी समझा चुका है। enabling states to have an active participation in the formulation of national policy and achieving time bound implementation of quantitative as well as qualitative targets through the combined authority of PM and CM.
सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करके अपन ने ऑलरेडी वो वर्ड किया था. एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट आर द अदर फंक्शंस. कंसल्टेंसी हो सकता है, कहीं पर झगड़ा हो गया तो उसको रिजॉल्व करने का काम हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना हो सकता है. मतलब इन शॉर्ट एनीथिंग विच कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी विल बी अ ऑब्जेक्टिव. अब एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग. सो अगर तेरे को नहीं है तो मत कर, बिकॉज योर कॉलेज टीचर इज बेटर एट गिविंग यू इंपॉर्टेंस दैट व्हाट आई कैन. हाँ, आएगा ही आएगा, आई एम टेलिंग यू. क्योंकि इसमें क्या हो गया मालूम है, पूरा चैप्टर कवर हो गया. प्लानिंग कमीशन भी आ गया, नीति आयोग भी आ गया. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मार्क कर देना उसको इंपॉर्टेंट. आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7. एक बार गो थ्रू करना है, रट्टा नहीं मारना है. तेरे को क्या बाय हार्ट करना है, तो ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क क्या बाय हार्ट करना है, बाकी सब सिर्फ एक बार रीड करना है. ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क वाला आंसर कौन सा है बेटा? सो यू आर सपोज टू रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 6, 5 एंड 7 आर जस्ट रीड वंस. तो तू, हाँ तो तू ये कर. नहीं, मैं ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क क्यों रीड करवा रहा है, क्योंकि लोग भूल जाएंगे उसके अंदर मेंबर्स कितने हैं. इसके लिए इंपॉर्टेंट तो मैं अभी भी बोल रहा है, प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. हाँ करो, शुरू हो जा. 2 ही तो आंसर है ये चैप्टर में, दोनों कर. तेरे को किधर पूरा चैप्टर पढ़ने का है. और मैं तेरे को एक बात बोलता हूं कि यार यू विल हैव टू डू इंट्रोडक्शन, यू विल हैव टू डू द डेफिनेशन. क्योंकि अगर तेरे को कोई भी आंसर, हाँ क्योंकि अगर तू कोई भी आंसर लिखेगी उसका इंट्रोडक्शन ही नहीं रहेगा, उसका अगर डेफिनेशन ही नहीं दे पाई तो क्या फायदा उस आंसर का. So you will have to do a couple of additional things like what is the meaning of economic planning and what are the definitions which are given by H.D. Dickinson and Barbara Wootton. Very important. Planning Commission versus Niti Aayog is a sure short question. किसी को कुछ नहीं समझेगा तो प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. लॉन्चिंग ऑफ प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, मतलब फार्मर का इनकम को डबल करने का. सो अगर कोई फार्मर ऑन एन एवरेज फार्मर्स का इनकम इंडिया में से फॉर एग्जांपल 10,000 है, तो गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, उसको 20,000 करना. डबलिंग मतलब डबल. बहुत जनरल चीज है. जितना तुम लोगों का 11th स्टैंडर्ड जनरल नॉलेज पे बेस्ड है, उतना ही तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है. इट इज 180 डिग्री चेंज. यहां पर 2 चैप्टर है जो कॉन्सेप्चुअल है और 8 चैप्टर ऐसे है जो जनरल नॉलेज वाले. इन योर 12th 8 चैप्टर ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और शायद 1 या 2 चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़ा जनरल नॉलेज टाइप्स का है. सो देयर विल बी अ बिग शिफ्ट व्हेन इट कम्स टू योर 12th स्टैंडर्ड. यस ग्राफ्स मतलब नॉट ऑन अ ग्राफ लिटरली, बट डायग्राम्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे. देख उसके लिए ही वो लोग ने नीचे तेरे को दिया है, खुद से फाइंड कर लो. सो एक स्कीम था इंडिया के अंदर, किधर गया, NFHS इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. सो देखो वो लोग ने भी क्या बोला है, फाइंड आउट, नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, यू जस्ट नीड टू नो दैट इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ NFHS. उसमें अलग अलग लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. बट इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या आएगा बेटा देवांशी, कि अंडर न्यूट्रिशन चिल्ड्रन है अपने कंट्री में इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 3, उसको अपने को क्या करना है, रिड्यूस करना है. कितने से रिड्यूस करने का है, तो बाय हाफ. सो अगर 100 बच्चे अंडर नरिश्ड है तो अपने को 50 के लेवल पर लाना है.
सो अलग अलग लेवल्स है, NFHS लेवल 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, टाइम टू टाइम वो लोग अपडेट करते रहे। किसी का अगर पढ़ के हो गया है तो आई वांट यू टू स्टार्ट सॉल्विंग द ऑब्जेक्टिव्स ए से लेकर ई तक। बैक ऑफ द बुक देख, ब्लैंक पेज दिया रहेगा, वहां पर कर। बेटा एक बार पर रीड करना, सब लोग ने डायरेक्टली पलटी मारा है टू ऑब्जेक्टिव्स। सी रीडिंग वंस विल हेल्प यू वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। इफ यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क, नहीं है तो तुम लोग सॉल्व करो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप लोग ने 12th 5 ईयर प्लान के बारे में जिसने भी पढ़ा रहेगा तो वो लोग ने सिर्फ डेटा ही दिया है कि ये अपना टारगेट है, 90% अचीव करना है, 8% करना है, 5% करना है। सो दैट इज जस्ट इंफॉर्मेशन, दैट इज जस्ट स्टैट्स दैट यू नीड टू नो। सॉरी, देख पढ़ ले, तू पोद्दार में है, पोद्दार का कोई गारंटी नहीं। बेटा सम्स मतलब क्या है मालूम है तेरे को? जो अपन ने परसेंटाइल, डेसाइल, क्वार्टाइल में किया था वैसा सम्स देंगे वो लोग। सो वो लोग आपको एक और कौन सा सम्स, नेशनल इनकम का सम्स हो सकते हैं, मतलब इन रियलिटी है। सो बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको सिर्फ ये इन्फॉर्म कर रहा हूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे सम्स बन सकते हैं, क्योंकि वो लिटरली रियल लाइफ में कैलकुलेट होता है, पर तुमको तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता है। किसका? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के में 3 इंडिकेटर्स है, तो वो 3 इंडिकेटर्स का एवरेज निकालते हैं तो अपने को HDI मिलता है। उसका पूरा सम कैलकुलेशन का बात कर रहा है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, मेरे को पूरा एक्सप्लेन करने को 1-1.5 घंटा जाएगा। नहीं, पर अगर रहेगा तो क्या एक ही लेक्चर लगेगा, 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। अच्छा देख, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है तो ह्यूमंस को डेवलप करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स है, उसमें से 3 टॉप इंडिकेटर्स लेने का। हेल्थ के ऊपर एक इंडिकेटर है, एजुकेशन के ऊपर एक इंडिकेटर है, और PPP पर कैपिटा मतलब अपना जो परचेजिंग पावर पैरिटी है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। इन सबका एक मिनिमम वैल्यू है, इन सबका एक मैक्सिमम वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिनिमम एज इज 25 ईयर्स, मैक्सिमम एज इज 85 ईयर्स। फिर उसका एक फॉर्मूला बनता है, तो वो फॉर्मूला फिलहाल नहीं बोलता हूं मैं तेरे को। सो हेल्थ के लिए व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? 25 ईयर्स। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? 85 ईयर्स। वैसे ही लिटरेसी रेट, अभी लिटरेसी रेट के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है अडल्ट लिटरेसी रेट और एक होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेट। इन शॉर्ट देयर आर 2 पार्ट्स टू लिटरेसी, एक अडल्ट लिटरेसी रेट और एक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। इसका मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, कितना परसेंटेज लोग एजुकेटेड होना चाहिए? मिनिमम 0, मैक्सिमम 100। फिर ऐसा ही तेरा GDP PPP, तो उसका मिनिमम वैल्यू $100, $40,000। अब ये मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को लेने का उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला में डालने का देखो हर एक का इंडेक्स मिलेगा। मैंने करवाया नहीं रहेगा, हो सब मतलब मेरे को आता है तो मैंने करवाया रहेगा, मेरे को याद नहीं है, मतलब क्वाइट पॉसिबल। सो एज आई टोल्ड यू दैट देयर आर 3 इंडिकेटर्स में मिनिमम वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यूज होता है। उस मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू से तेरे को एक वैल्यू मिलेगा, ये तीनों को तू डिवाइड कर बाय 3 तो तेरे को तेरा इंडेक्स मिलेगा। तो अगर तेरे को कॉलेज में रहेगा ना, तू मेरे को एक बार बोल देना, मैं तेरे को एक्सप्लेन कर देगा। एक इट विल फॉर एक्सप्लेनिंग एंड सॉल्विंग इट विल नॉट टेक मी मोर देन 1 आवर। वो सॉल्व नहीं किया रहेगा रे, सम थोड़ी सॉल्व किया अपन ने, वो लोग ने देखो पर डायरेक्ट वैल्यूज दिया रहेगा कि इसका वैल्यू 0.7, इसका वैल्यू 0.8, उसका वैल्यू 0.5। सो 0.7 प्लस 0.8 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 3 तो तेरे को मिल गया। पर एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं, कैलकुलेट लिटरेसी रेट इंडेक्स।
वही ना मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू वाला। तो उससे तुझे लिटरेसी का मिलेगा, उससे तुझे अडल्ट लिटरेसी रेट का मिलेगा, ग्रॉस एनरोलमेंट का मिलेगा, जीडीपी पीपीपी का मिलेगा। फिर वो जो तेरे को 0.7 आया वो किधर से आया? तो वो 0.7 कैलकुलेट करने का भी तरीका है, बट वो अपने सिलेबस में नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो सिंपल, अगर पोद्दार वालों को डायरेक्ट वैल्यू दिया, डायरेक्ट वैल्यू किसका दिया? लिटरेसी रेट का दिया, नहीं हाँ, एज को अपन क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का दिया, और जीडीपी पी दिया। सो ऑल द थ्री डिवाइड बाय 3। सो 0.7 प्लस 0.8 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 3 इज योर आंसर। खत्म। अब वो तो कॉलेज वाले को पता ना बेटा, मैं इसका जवाब कैसे दूं, क्योंकि एक्चुअली तो ये तुमको होना ही नहीं चाहिए था। ये आज से 5 साल पहले का जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक था ना, उस 5 साल के पहले का एक चैप्टर था HDI, पूरा चैप्टर था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो लोग ने वो चैप्टर ही निकाल दिया। तो लॉजिकली स्पीकिंग तुमको वो पढ़ाया जा रहा है जो तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं। इट्स गुड, सी बीइंग अवेयर, नॉलेज ही मिल रहा है ना, नॉलेज जहां से मिलता है ले लेना चाहिए। पोद्दार देख, वैसे भी है ना 11th स्टैंडर्ड में इतना स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं होता है, जस्ट एंश्योर दैट यू डोंट फेल, बस। पर साले तू अगर ये बोलेगा, देख पोद्दार वालों के लिए आई हैव सम सिंपैथी बट नॉट फॉर अदर्स। सो कैन पोद्दार स्टूडेंट्स एटलीस्ट स्कोर 70%? आई एम नॉट सेइंग 90% स्कोर करो, पर आज देख भाई, इकोनॉमिक्स में ही तुमको एक्स्ट्रा सिलेबस है, तो तुम्हारा स्कोर सिर्फ इकोनॉमिक्स में थोड़ा मार्जिनली कम होना चाहिए, ना कि बाकी के सब्जेक्ट्स में। बेटा वो तो सबको ही है ना, ऑफ कोर्स सबको है बेटा। सीए फाउंडेशन में जो अभी वो रो रहा है और तू हंस रही है ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सीए फाउंडेशन वो हंसता रहेगा और तू रो रही रहेगी। मेरा बात मान भाई, देख, you have to understand one thing, that you are creating a very strong base for yourself when you are doing this intense level of studies in your 11th। तूने वो बैम्बू ट्री का स्टोरी सुना है कभी? अच्छा, बैम्बू ट्री के बारे में अगर किसी ने सुना रहेगा, बैम्बू ट्री टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो। तो बैम्बू है ना, ऐसे ही रातों रात नहीं आता है। तो तू अगर बोलेगा कि मैंने एक दिन बैम्बू का सीड डाला, उसको प्रॉपरली प्लो वगैरह किया, पानी दिया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद भी वो ग्रो नहीं करेगा। 5 साल तक बैम्बू ट्री शायद 1 इंच भी बाहर नहीं आता है, नॉट इवन अ इंच। बट इन द 6th year it will grow 90 feet tall। So I understand the pain that you are going through at grassroots level, क्योंकि बहुत ज्यादा है। बट मैं तुझे बता रहा हूं ना, विथ एन एक्सपीरियंस ऑफ 15 years ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स एंड अवेयरनेस अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, तुम्हारा जो अगर तूने ये तेरा बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तेरे लिए तेरा सीए फाउंडेशन का जर्नी विल बी अ केक वॉक। ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैं एक पैसे का, मेरे पास कितने रिजल्ट्स है कल के बैच के, कितने बच्चे लोग ने मेरे को बोला सर आपने जो बोला था, मैं तेरे को पढ़वा सकता है लिटरली, कि एक बच्चा के बोलता है सर आपने जो बोला था वो सच हुआ। What you are doing right now ना बेटा is creating a strong base। मैं तो सोमैया वालों को भी यही बोलेगा, मैं पोद्दार वालों को भी यही बोल रहा है, कुछ भी ऑप्शन में मत छोड़ कर जाओ, सब कुछ पढ़ के जाओ। एटलीस्ट वो पढ़ के जाओ जो चैप्टर 1, 2 और वो LPG वाला है, क्योंकि वो सीए फाउंडेशन में। बाकी तेरे को उड़ाने का है, तू उड़ा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं। पर आप जो मैथ्स में पढ़ रहे हो, आप जो अकाउंट्स में, आज अनीस सर तुमको जो डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, उसका जरूरत है क्या 11th में? नहीं है। पर वो जब पढ़ते हैं और जब वो दिमाग में बैठता है, इट विल बी अ लाइफ लॉन्ग मेमोरी फॉर यू एंड नॉट समथिंग विच इज टेम्पररी। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़। तेरे को शायद आज रिजल्ट नहीं दिखेगा, बट आज से 2 साल के बाद जब तेरा सीए फाउंडेशन आएगा ना, तब तुझे रियलाइज होगा कि यार अपन ने जो 11th में किया था ना, वो अब मेरे लिए एप्लीकेबल हो रहा है। आज मैंने चैप्टर नंबर 1 में तेरे को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, इकोनॉमिक ग्रोथ। लोगों को यकीन नहीं हुआ, नोटबुक खोल के दिखा, अरे सर ने लिखवाया है। मतलब पढ़ाया भी था, मतलब समझाया भी था,
पर अपने को याद नहीं रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा एफर्ट थोड़ा सा कम लग रहा है कि अपने को चैप्टर नंबर 1 का भी याद नहीं, जो कि मैंने बहुत बार बोला है कि आपको वो इट हैज टू बी एट एन अनदर लेवल। चैप्टर नंबर 1 का क्लैरिटी अगर नहीं है ना तो तेरी ठुकेगी ठुकेगी और ठुकेगी, बाकी देखो जो समझना है समझ। यू हैव टू डू चैप्टर नंबर 1। और मैंने तुम लोगों को हैंड रिटन मैंने कुछ लिखवाया है, what is real income, what is money income, what is economic growth, what is economic development, what are the phases of business cycle, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने तुमको अलग से लिखवाए हैं। और जहां पर मैंने कॉन्सेप्ट नहीं लिखवाए मैंने एग्जांपल्स अलग लेवल के दिए तुम लोगों को। वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो तुमको आई स्टिल बिलीव है तुम्हारे पास एक्सेस, सो यू कैन जस्ट ओपन दैट। इट इज अ मैटर ऑफ 2 or 3 लेक्चर्स ऑफ 1 आवर ईच या 1.5 आवर ईच। तेरा 4.5 घंटे के अंदर पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जैसे कि वेल्थ क्या होता है, वेल्थ का 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कितना सारा पॉइंट्स है, तो थोड़ा सा है ना तेरे लिए एफर्ट ज्यादा है, पर वो एफर्ट डाल दे मोक्षित एंड ऑल पोद्दार स्टूडेंट्स हु हैव एक्स्ट्रा सिलेबस। नेशनल इनकम याद है तेरे को? वो तेरे को तेरा सीए फाउंडेशन में भी है, तेरे को तेरे 12th में भी है, तो आज 11th में पढ़ा हुआ रहेगा तो तेरे लिए एक कंफर्ट जोन है ना 12th और सीए फाउंडेशन में। आज जो लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोगों के तो लग जाएंगे, तेरे को याद नहीं रहेगा तो तेरे भी लगेंगे। सो विच मीन्स यू हैव टू रिवाइज, विच मीन्स यू हैव टू एंश्योर कि तू जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ रहा है क्योंकि वो 12th में है और सीए फाउंडेशन में है। वैसे ही तुम लोगों को एक और कॉन्सेप्ट था जो तुम्हारे मैम ने मेरे को दिया, मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन सा था मैम, अरे वो पोद्दार वाले मैम या सर जो भी है, तुम लोग को कुछ तो लिखवाया था, किसी के नोट्स में था, मेरे को याद नहीं आ रहा है वो। अभी एचडीआई कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, बट नॉलेज में क्या गलत है, कितना मस्त है कि यार एक्चुअली ह्यूमंस के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए एक इंडेक्स है, उसमें इतने सारे इंडिकेटर्स में से वो लोग ने कोई 2-3 इंडिकेटर्स दिया है, कैसे कैलकुलेट होता है। बीइंग अवेयर इज अ गुड थिंग। आज कोई आकर तेको बोलेगा ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में सुना है, तो एटलीस्ट तू कुछ 2 बात कर पाएगा। जिसने सुना ही नहीं रहेगा वो 2 बात करेगा ही कैसे। आज इमेजिन कर अगर ये मेरा पहले साल का टीचिंग होता और मेरे को नहीं पता होता एचडीआई क्या है, तुम लोग तो साला मेरी अत्याचार मेरे साथ तो बलात्कार ही होता ना। एक एडिटर बिकॉज आई न्यू इट, मेरे को तो उसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यूज भी बाय हार्ट है, तो आज मैं तेरे को वो बोल पा रहा था, तेरे को एटलीस्ट ये मेरे पर बिलीफ आया। आज मेरे पास ये कहाँ से आया, क्योंकि मैंने कभी तो पढ़ा था लाइफ में, तो आज जब तू भी पढ़ेगा तो तेरे में भी वो बिलीफ रहेगा। तो यू हैव टू एंश्योर कि आप लोग अपना 11th को जितना अच्छे से दे सकते हो वो देने का कोशिश करो, स्पेशली दोज टॉपिक्स विच आर ऑल्सो देयर इन योर 12th एंड सीए फाउंडेशन। बाकी ठीक है थोड़ा बहुत उड़ा दे, कोई टेंशन नहीं। बट यार तू अगर मेरे को बोलेगा क्या उड़ा सकते हैं, तो देख मेरे को ऐसा लगता है कि चैप्टर नंबर 4 जो है, अच्छा मैं देखो लॉजिकली बात करूं तो चैप्टर 1, ये अभी उधर बोलना चाहिए मुझे, हाँ क्योंकि सब लोग सुन रहे हैं। लॉजिकली अगर बात करूं तो चैप्टर 1, 2 एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया, चैप्टर नंबर 9, ये सब तुम्हारा 12th या सीए फाउंडेशन में आता है, तो ये तो होना ही चाहिए। उसके अलावा मुझे लगता है कि आप लोग चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 10 को अवॉइड कर सकता है। इट इज हाँ 10 अभी जो पढ़ा है वो, क्योंकि इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। बचा रूरल डेवलपमेंट, आई बिलीव वेरी इजी चैप्टर। पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, आई बिलीव वेरी इजी चैप्टर्स। तो 2 चैप्टर माफ किया ना भाई। और उसमें भी अगर मैं तेरे को बोलूं ना, महाराष्ट्र इकोनॉमी का फीचर्स बहुत इजी है। महाराष्ट्र का पॉपुलेशन क्या है, महाराष्ट्र का डेंसिटी क्या है, महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट क्या है, महाराष्ट्र में टूरिज्म क्या है, महाराष्ट्र में एफडीआई क्या है, पपलू आंसर है। तो कुछ भी ऑप्शन में छोड़ना ही क्यों है। देख तू बोलेगा ना तो मैं तेरे को और एक चैप्टर बोलता हूं छोड़ दे, पर पॉइंट छोड़ना नहीं है। इसीलिए तो आपको अभी से प्रिपेयर करना शुरू करना है बेटा। Why do you think we are planning for your test? उसका जो इंपॉर्टेंस तुमको दिया रहेगा और नहीं रहेगा तो जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है, मैं हर लेक्चर में हर चैप्टर का इंपॉर्टेंस तो देता ही हूं। तो यू आर सपोज अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन चैप्टर है,
तो पॉपुलेशन चैप्टर में मैंने देखो क्या इंपॉर्टेंट करवाया था, मैंने देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का थियरी इंपॉर्टेंट मार्क करवाया, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट, ये इंपॉर्टेंट मार्क करवाया। व्हाट इज एचडी ह्यूमन डेवलपमेंट का एक आंसर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो पूरे चैप्टर में 12 आंसर्स है, पर मैंने 4 इंपॉर्टेंट मार्क करवाए, तू वो कर। तो उसके लिए वो जो पूरा सर्कल था, वो सर्कल को तेरे को हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना था। तो तेरे को वो ऑलरेडी तेरे मैम ने बताया हुआ है कि कौन से ऐसी चीजें हैं जिस पर वो लोग पूछ सकते हैं। जैसे कि तुम लोगों को चैप्टर नंबर 4 में ही व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रूरल इंडेटनेस के ऊपर कुछ बताया है, तो वो तो आंसर तुमको उन्होंने लिखवाया है। सो सी 11th स्टैंडर्ड इज सेंट्रलाइज्ड बाय योर कॉलेज। जो कॉलेज वाला बोलता है इंपॉर्टेंट है वो तेरे को करके जाना पड़ेगा। 12th में मैं तेरे को एग्जैक्टली बता पाएगा कि क्या है, क्योंकि 12th में इट इज सेंट्रलाइज्ड बाय द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। यहां पर क्या है, हर एक कॉलेज खुद का डिसाइड करता है। पोद्दार वाला खुद का करेगा, सोमैया वाला खुद का करेगा, एसके सोमैया वाला खुद का करेगा, एनएम वाला खुद का करेगा। बट 12th स्टैंडर्ड का तो स्टैंडर्ड है ना, उसका तो आंसर फॉर्मेट सब कुछ सेम ही रहने वाला है। जो 8 मार्क का है वो 8 मार्क का ही रहेगा, जो 4 मार्क का है वो 4 मार्क का ही रहेगा। और अगर 4 मार्क का 8 मार्क के लिए आया तो लॉटरी है, क्योंकि तेरे को कम लिखना है और ज्यादा मार्क्स मिलेगा। इन योर बोर्ड्स तो ऐसा ही होएगा। सो सी योर 11th स्टैंडर्ड विल बी रैंडम, you will have to follow your college teachers instructions. I cannot help you unfortunately in your 11th standard. I can help you with concept, explanation, doubt solving. ये पढ़ वो मत पढ़, बट जो उन्होंने लिस्ट दिया देखो उसमें से पढ़ के जाना ही पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास तेरे लिए कोई सोल्यूशन ही नहीं है। आज मैंने इसको किया को क्या बोला कि ये इकोनॉमिक प्लानिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, पर उसको कॉलेज में उसको शायद पढ़ने के लिए नहीं दिए। तो भाई तू वो पढ़ जो तेरे कॉलेज ने दिया है, मैंने नहीं, क्योंकि ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है ऑन अ जनरल एनालिसिस। सारे कॉलेजेस का एक जनरल एनालिसिस है ये। टेक्स्ट थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, पूरा स्किप मत कर। स्किप क्यों करने गया तेरे को? जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है फाइनल एग्जाम्स के अंदर इट इज ओनली टेक्स्ट बुक, वेरी माइनर आउटसाइड द टेक्स्ट बुक। जो लोगों का हो गया है वो लोग टाइम पास मत करो, वो लोग ऑब्जेक्टिव्स करो। पोद्दार वालों के साथ मेरे को बात करने दो। ऑब्जेक्टिव ए टू ऑब्जेक्टिव ई आई वांट इट टू बी कंप्लीटेड। हाँ, तेरे को जो भी एक्स्ट्रा लिखाया है वो लोग बोल रहे हैं कि पोद्दार कॉलेज में वो फाइनल एग्जाम्स में नहीं। मैं देखो इसका एक सोल्यूशन दूं, लास्ट 3 इयर्स का क्वेश्चन पेपर कॉलेज के लाइब्रेरी से निकाल और वो 3 पेपर्स करके जा, तेरा काम हो जाएगा। थ्री इयर्स का पेपर निकालो लास्ट लाइब्रेरी में जाके, 1 और साल का देखना मिलता रहेगा तो। बोलना भाई, मेरे को बुक लगेगा। मेरे को एक टेक्स्ट बुक देना दोनों में से उधर। पेज नंबर 177, उसमें ए में ऑल राइट, ए चूज द करेक्ट ऑप्शन करके क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ तो एक डाउट आया है। स्टेटमेंट 1, नीति आयोग टेक्स नोट ऑफ डायनामिक चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी।
विच आई बिलीव इज करेक्ट, क्योंकि वो प्लान कर रहा है तो जो भी चेंजेस हो रहा है उसका वो पूरा स्टडी करता है. कंसिडरिंग इकोनॉमिक, सोशल, technological differences in underdeveloped districts, the body plans to implement various programs and brings about economic changes is not correct, because planning commission का काम था implement करने का, नीति आयोग का काम implement करने का नहीं है, उनको सिर्फ प्लान करके देने का है. इसीलिए मैंने तेरे को बोला था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन. देख आजा पेज नंबर 174. दिखा उसका लास्ट पॉइंट देख, पॉलिसी फॉर्मुलेशन. नीति आयोग इज ओनली द थिंक टैंक, सोचता है. इट डज नॉट हैव द पावर्स टू फ्रेम पॉलिसीज. जबकि वो जो 8th वाला ऑप्शन था उसके अंदर क्या बोला, इट विल प्लान टू इंप्लीमेंट वेरियस प्रोग्राम्स एंड ब्रिंग अबाउट द इकोनॉमिक चेंजेस, नॉट द पार्ट. वो प्लानिंग कमीशन का है. फर्स्ट वाला मेरे को फर्स्ट वाला उसका वन ऑप्शन, प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश 1950, करेक्ट है. प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो, ये भी करेक्ट है. अभी इकोनॉमिक प्लानिंग इज टाइम बाउंड प्रोग्राम, बट इज इट अ पार्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन? सॉरी, आई अग्री, बट प्लानिंग कमीशन का बारे में ये सच थोड़ी है. ये प्लानिंग का फीचर है कि इट इज टाइम बाउंड, इसीलिए प्लानिंग कमीशन का भी हो सकता है, बट प्लानिंग कमीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ ना. 5 साल का रहता है, बराबर है, बट वो लोगों ने क्वेश्चन में इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ टाइम बाउंड प्रोग्राम, जबकि क्वेश्चन इज अबाउट प्लानिंग कमीशन. फिर इकोनॉमिक प्लानिंग इज बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, आई अग्री, बट दे हैव नॉट आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन इकोनॉमिक प्लानिंग, दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन व्हाट, प्लानिंग कमीशन. सो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन ऑन. चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट क्या प्लानिंग कमीशन के रिलेटेड करेक्ट है? द आंसर इज नो. फर्स्ट और सेकेंड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. सो देख एग्जाम में ना, जब तुम लोग सीए फाउंडेशन का भी एग्जाम देगा ना, तुमको लगेगा हाँ चारों ऑप्शन बराबर है, पर यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन एंड नॉट सी वेदर ऑल द फोर ऑप्शंस आर करेक्ट और इनकरेक्ट. व्हाट इज सूटेबल टू द क्वेश्चन इज व्हाट यू हैव टू आंसर. बराबर. सी का 8th वाला, कंप्लीट द स्टेटमेंट है. देख 2012 टू 2017, मतलब ये 12th 5-year प्लान से लेकर है. सो इट एम्स एट बैंकिंग सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड टू मोर देन 90%. दिस इज गिवन इन योर 12th 5-year प्लान. क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगा. सर्विस डिलीवरी करके जो है ना, उसके अंदर दिया है टू प्रोवाइड एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज टू 90% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स. किसी को अगर और कोई चैप्टर में भी कुछ हेल्प चाहिए रहेगा तो वो निकाल कर रखो. वंस वी आर डन, एवरीबडी कैन लीव एंड दोज हु हैव डाउट्स कैन स्टे बैक. आई विल सॉल्व योर डाउट्स. पढ़ने पर आते हैं वो. अमूल्य, अश्वती, वैष्णवी, प्रिंसी, I hope we all are clear. If you have any doubts, please post it in the chat box. अरे सबका आंसर बी हो, ए हो, उससे तेरे को नहीं होना चाहिए. तू तेरा कर, हो सकता है ना सबका. चलो, so that's it for today. Thank you so much. Please like, share, subscribe, comment, hit the bell icon. Bye bye.